Dear students, our next topic is generation and synthetic applications of carbenes. In this lecture, we will discuss about introduction to carbenes, generation of carbenes, and synthetic applications of carbenes. Now, first of all, introduction to carbenes. A reactive intermediate having a bivalent carbon with two unshared electrons is called carbene. कार्बीन क्या होता है? कार्बीन एक्चुअली एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसमें एक बाइवेलेंट कार्बन होता है और उस बाइवेलेंट कार्बन के साथ टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। यानी एक ऐसा रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसमें एक बाइवेलेंट कार्बन और उस कार्बन के साथ टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, तो इस तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट को हम कार्बीन कहते हैं। बाइवेलेंट का क्या मतलब है? बाइवेलेंट कार्बन वो होता है जिसके आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए होते हैं। बाकी जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनशेयर्ड होंगे इन केस ऑफ कार्बीन। Okay, now general representation and typical examples of carbenes. कार्बीन को हम जनरली इस स्ट्रक्चर से जाहिर करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक कार्बन है जो कि बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट का क्या मतलब है? इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से इसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज किए हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे यूज किए, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे यूज किया है। अब इसके जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड में ऐसा इन्होंने नहीं लिया, तो इस वजह से अब इस कंप्लीट रिएक्टिव इंटरमीडिएट को यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कार्बीन कहेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक ऐसा कार्बन नजर आ रहा है जो कि बाइवेलेंट है और उसके पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसकी टिपिकल एग्जांपल में देखें आप, आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है जिसका नेम हम मिथाइलिन लेते हैं। यानी ये हमारे पास मिथाइलिन है। मिथाइलिन में क्या होता है? एक कार्बन होता है जिसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसके जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। दिस इज मिथाइलिन। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक बाइवेलेंट कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक बॉन्ड इसने मिथाइल के साथ बनाए हुए हैं और एक हाइड्रोजन के साथ, उसका नाम होगा मिथाइल कार्बीन। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो है वो डाइमिथाइल कार्बीन, यानी इस कार्बन की वजह से हम इसे कार्बीन कहते हैं, जो कि बाइवेलेंट होता है और उसके पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज डाइमिथाइल कार्बीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज डाइफिनाइल कार्बीन, यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हैं। इसी तरह यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन, 2 क्लोरीन अटैच हैं। सो ये जो R है ये कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। मोस्टली जो है या तो ये हाइड्रोजन होगा या अल्काइल होगा या एराइल होगा या कोई हैलोजन होगा। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ग्रुप R होता है ये 4 टाइप हो सकता है। फर्स्ट मीन हाइड्रोजन, सेकंड अल्काइल, थर्ड एराइल एंड फोर्थ हैलोजन। तो इन 4 में से कोई एक जो है वो ज्यादातर इस कार्बन के साथ अटैच होता है। Okay, now singlet and triplet carbenes. There are 2 types of carbenes on the basis of spin multiplicity: singlet carbene and triplet carbene. The carbene in which 2 non-bonded electrons are paired, mean present in same orbital, is called singlet carbene. Singlet carbene क्या होता है? Singlet carbene वो होता है जिसमें जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर होंगे और वो पेयर्ड होंगे। जाहिर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो अंडरस्टूड है कि वो पेयर्ड हैं।
while the carbene in which two non-bonded electrons are unpaired present in different orbitals is called triplet carbene. ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। तो डेफिनेटली जब अनपेयर्ड वर्ड हमने यूज किया तो इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ऑर्बिटल के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर है। तो जब वो डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक किसी ऑर्बिटल में होगा, एक दूसरे में होगा, तो वो फिर हम उनको अनपेयर्ड कंसिडर करते हैं। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में बुनियादी फर्क क्या है? सिंगलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर होते हैं और वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है, यानी वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड का मतलब है एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। और ट्रिपलेट कार्बीन में इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं होते, मीन पेयर्ड नहीं होते, बल्कि अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड मीन दो अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं। In singlet carbene, non-bonded electrons have opposite spin. यहाँ पे आप स्पेन लिख दें, ठीक है। तो सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है? सिंगलेट कार्बीन में जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अपोजिट स्पिन होती है। जाहिर है एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, यानी दोनों की स्पिन जो है वो एक दूसरे के मुकाबले में अपोजिट होगी, यानी अपोजिट स्पिन रखने वाले दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं। Therefore, the net spin of singlet carbene becomes 0. जाहिर है अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज हो तो नेट स्पिन जो है वो 0 होगी। यानी अगर एक की +1/2 आप स्पिन ले रहे हैं, दूसरे की -1/2, नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। नेट स्पिन 0 हो जाएगी। In triplet carbene, non-bonded electrons have same spin. Therefore, net spin is 1. यानी जो ट्रिपलेट कार्बीन होते हैं उनमें जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन चूंकि वो डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्बिटल में उनकी स्पिन जो है वो पैरेलल होगी, मीन के एक ऑर्बिटल में भी अगर क्लॉकवाइज है दूसरे में क्लॉकवाइज, वो सेम स्पिन रखेंगे। तो +1/2 +1/2 आप ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नेट स्पिन 0 नहीं होगी, यानी ट्रिपलेट कार्बीन में नेट स्पिन 0 नहीं होगा और सिंगलेट कार्बीन में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। ये इसके रूल भी ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। और जो ट्रिपलेट कार्बीन होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर होंगे, तो एक ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे में एक होगा तो उनकी स्पिन सेम होगी, और जब सेम स्पिन होगी तो नेट स्पिन जो है वो 1 हो जाएगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1। s क्या है? s जो है वो नेट स्पिन है, ठीक है। यानी आपके पास जो नेट स्पिन बनेगी, जाहिर है अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है दोनों की अपोजिट स्पिन है तो नेट स्पिन 0 है। अगर आपके पास दोनों की सेम स्पिन है तो नेट स्पिन 1 के बराबर होगा। फॉर सिंगलेट कार्बीन दिस नेट स्पिन is equal to +1/2 and -1/2। तो अब आप इनको ऐड करें, आपके पास एक स्पिन है +1/2 और एक है -1/2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो नेट स्पिन इज इक्वल टू 0। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अंदर अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें s की, तो s की वैल्यू 2 होगी, तो 2 into 0 क्या हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा, तो +1 1 के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो सिंगलेट कार्बीन होगा उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 है, जिसकी वजह से फिर हम उसको सिंगलेट कहते हैं। यानी ये जो सिंगलेट और ट्रिपलेट नेम है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वजह से। फॉर ट्रिपलेट कार्बीन नेट स्पिन इज इक्वल टू +1/2 एंड नेट स्पिन एक इलेक्ट्रॉन की +1/2 दूसरे की भी +1/2, तो आप ऐड करें तो आपके पास जो है वैल्यू 1 आ जाएगी। सो s की वैल्यू 1 होगी। इसको जब आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो 2 into 1 2, 2 + 1 3 फॉर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कार्बीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है वो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp2 होती है इसकी, ठीक है। तो इसमें जो है वो ट्रिपलेट कार्बीन में चूंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर होते हैं,
तो याद रखिएगा कि इनमें जो ट्रिपलेट कार्बीन के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। कौन से में? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल के अंदर होता है। दिस इज द p ऑर्बिटल, जिसकी एक लोब है, ये दूसरी लोब है। ओवरऑल दिस इज वन p ऑर्बिटल, यानी ये इस कार्बन का p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं लिया, जिसको हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस ऑर्बिटल के अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन sp2 के अंदर मौजूद है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक sp2 में होता है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो ये जो कार्बन है अब यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन का, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, यानी इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। एक तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे ने यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं, जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे ये जो R2 ने सिग्मा बॉन्ड R2 के कार्बन ने बनाए हुए। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट आपके पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यानी कोई भी आगे हो सकता है। अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के s के साथ जो ओवरलैप करेगा, कार्बन होगा तो कार्बन के जो है वो उसके साथ sp3 के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है वो किसके साथ आगे ओवरलैप कर रहा है। एनी हाउ यहाँ पे कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरफ यूज हो रहे हैं और एक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है? सिंगलेट कार्बीन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होगी, लेकिन इसमें जो p ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसके अंदर मौजूद होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। और जो p ऑर्बिटल है वो यहाँ पे एम्प्टी है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि दोनों की स्पिन क्या है? अपोजिट है। तो नेट स्पिन यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल स्पिन है, ठीक है, सेम स्पिन है यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे इस कार्बन का भी sp2 है, तो एक sp2 इधर हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैप हो रहा है, एक इधर sp2s ओवरलैप हो रहा है। जबकि ये याद रखिएगा कि सिंगलेट कार्बीन में जो p ऑर्बिटल होता है, दिस इज द p ऑर्बिटल, ये यहाँ पे एम्प्टी होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब यहाँ पे आप दोनों का कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि आपके पास जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन है दोनों की। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट कार्बीन है इसमें p ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हाइब्रिडाइज्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों की स्पिन सेम है, यानी पैरेलल स्पिन यहाँ पे ये शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। Okay, now generation of carbenes. There are two main routes which are used for generation of carbenes. Number one is fragmentation route and number two is alpha elimination route. The first one is fragmentation route. Fragmentation route क्या होता है? This method involves the photolysis or thermolysis of R2C double bond X type molecule, where X is an atom or group of atoms which can be removed in the form of a small stable molecule. यानी जो फ्रेगमेंटेशन रूट होता है इसमें मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास R2C X टाइप मॉलिक्यूल होता है। तो ज्यादातर इसमें जो कार्बन का जो X कोई भी यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप होता है, एटम या ग्रुप होता है जो आसानी से एक स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो इसका रिमूवल इजी होना चाहिए, यानी ये आसानी से रिमूव होना चाहिए और इसको स्टेबल भी होना चाहिए। जब ये स्टेबल होगा तो इसके दोबारा वापस आने के चांसेस नहीं होते। तो इस तरह का जनरलाइज मॉलिक्यूल जब हमारे पास होता है, यानी इस टाइप का मॉलिक्यूल जब होगा तो वो फोटोकेमिकली या थर्मल रिएक्शन करेगा। मतलब ये बॉन्ड इसका जो है वो लाइट के थ्रू भी ब्रेक हो सकता है और हीट के थ्रू भी ब्रेक हो सकता है। तो इसमें हमें कार्बीन मिलेगा और X जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ओवरऑल हम इसको फ्रेगमेंटेशन रूट कंसिडर करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन रूट जो है
उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम डायजो अल्केन, यानी जो यहाँ पे मॉलिक्यूल हम लेंगे इस तरह का, तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास डायजो अल्केन्स होंगे, जो कि मोस्ट कॉमन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं फॉर दिस रूट। ठीक है, तो अब डायजो अल्केन में क्या होता है, फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस ऑफ डायजो अल्केन इन गैस फेज is one of the most common route for generation of carbenes, यानी ये रिएक्शन हम गैस फेज में करते हैं। ठीक है, और फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस हम इसकी करेंगे। मिथाइलिन वाज द फर्स्ट कार्बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, ठीक है, बाय नेफ्ट। नेफ्ट ने फर्स्ट टाइम जो है वो कार्बीन जो प्रोड्यूस किया था इस मेथड से, दैट वाज द मिथाइलिन। मिथाइलिन क्या होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि आपके पास जो डाइवेलेंट कार्बन होता है उसके साथ दो हाइड्रोजन अगर अटैच हो, तो यानी जो उसके जो एटम अटैच होंगे कार्बन के साथ, वो दोनों हाइड्रोजन हो, आर की जगह पे दोनों हाइड्रोजन हो, तो हम उसको मिथाइलिन कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस मेथड से मिथाइलिन को जो है वो जनरेट किया गया। द रिजल्टिंग कार्बीन इज वेरी एनर्जेटिक एंड इंसर्टेड टू CH बॉन्ड। ठीक है, यानी जो कार्बीन होता है मिथाइलिन वगैरह जो यहाँ से बनता है, मोस्टली मिथाइलिन ही बनता है, और भी कार्बीन मिथाइलिन के साथ साथ यहाँ से डायजो अल्केन से बनते हैं, लेकिन वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और CH बॉन्ड में इंसर्ट होना इनका ये कॉमन रिएक्शन है, जो कि हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायजो अल्केन में हमारे पास जो है वो एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो दिस इज डायजो अल्केन। डायजो अल्केन डायएजो, डाय का मतलब होता है टू, एजो मीन नाइट्रोजन। ठीक है, यानी अल्केन के साथ जब दो नाइट्रोजन यहाँ पे आपने अल्केन के साथ लगाए हुए हैं, तो जाहिर है नाइट्रोजन का यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरफ से नाउ दिस इज टेट्रावैलेंट कार्बन, तो टू बॉन्ड इसके यहाँ बन रहे हैं और टू यहाँ आर के साथ बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो है वो इसका फ्रेगमेंटेशन होगी या ब्रेक होगा। तो इसमें एक बॉन्ड जो है ना, आप इसको इस तरफ ब्रेक कर लें, अगर आप हेटेरोडाइटिकली कर रहे हैं तो इस तरह एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक कर लें, इसी तरह एक बॉन्ड यहाँ से इस तरफ ब्रेक कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ पे जब ज़ाहिर है आप एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके इसको दे रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा, लेकिन चार्ज कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर से आप इलेक्ट्रॉन एक पेयर नाइट्रोजन को भी दे रहे हैं। तो ये एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको एक्स से शो किया था जनरल मॉलिक्यूल में। तो अब यहाँ पे ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, ये दोबारा वापस इसके आने के चांसेस नहीं होते, इस वजह से ये आप कार्बीन इसको आइसोलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डायजो अल्केन है, ये चूंकि जर्नल है, तो यहाँ पे आर की जगह आप कोई हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो दिस इज डायजोमीथेन। ठीक है, तो डायजोमीथेन क्या होता है, इट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ मीथेन के। मीथेन के अगर आप दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर लें, उनकी जगह पे आप N2 ग्रुप लगा दें, तो वो आपके पास डायजोमीथेन हो जाएगा, यानी दोनों बॉन्ड जो है उसके कार्बन के नाइट्रोजन के साथ बन जाएंगे। तो हीट या लाइट की मौजूदगी में आप इसकी फ्रेगमेंटेशन करें, तो इससे आपको मिथाइलिन मिलेगा और साथ स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा। डायजो अल्केन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डिफरेंट प्रीकर्सर्स। डायजो अल्केन जो है उनके डिफरेंट प्रीकर्सर्स होते हैं, यानी डायजो अल्केन खुद भी जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड से बनाए जाते हैं। Some of the methods for synthesis of diazoalkanes and generation of carbene from such diazoalkane are given in the coming slide। अब नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें हम डायजोअल्केन पहले बनाएंगे और फिर उन डायजोअल्केन से हम रिस्पेक्टिव कार्बीन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हाइड्रोजोन जो है, हाइड्रोजोन से हम किस तरह डायजोअल्केन बनाते हैं और फिर उस डायजोअल्केन से कार्बीन कैसे बनाएंगे। तो फ्रॉम हाइड्रोजोन, तो हाइड्रोजोन खुद भी जो है वो किससे बनाया जाता है। हाइड्रोजोन इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजीन एंड एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को जब आप हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करोगे तो वहां से आपको हाइड्रोजोन मिलेगा। ठीक है, तो मोस्टली इस रिएक्शन में हम कीटोन को यूज करेंगे। तो यानी यहाँ पे लेट्स से दिस इज योर कीटोन, इसको आप हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करें तो आपके पास जो है उसका हाइड्रोजोन बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस तरह का रिएक्शन है, दिस इज जस्ट सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप लोन पेयर के कार्बोनिल पे अटैक करवा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन शिफ्ट करेंगे, ये OH हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो
दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको आप जो है वो OH पे शिफ्ट करेंगे तो वो बॉन्ड कार्बन के साथ डबल हो जाएगा और OH जो है वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये हाइड्रोजोन बन जाएगा। फिर हाइड्रोजोन के साथ अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करें मर्क्यूरिक ऑक्साइड की मौजूदगी में, HgO की मौजूदगी में, तो इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायजो अल्केन मिलेगा। यानी यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन है ये भी यहाँ से चले जाएंगे तो आपको डायजो अल्केन मिलेगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। उसके बाद आप इसको हीट या लाइट की मौजूदगी में इसकी फ्रैगमेंटेशन करें तो वो ऑलरेडी हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, तो आपके पास एक कार्बीन बनेगा, साथ स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट इज बैमफोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसी रिएक्शन की यानी हाइड्रोजोन वाले मेथड की एक एग्जांपल आप इसे कंसिडर कर लें, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एसीटोन को लेते हैं। ठीक है, तो एसीटोन जो है यानी कोई भी यहाँ पे आप बेसिकली कीटोन कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी जनरल कीटोन आप कोई और कीटोन भी इसकी जगह पे आप ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आप कीटोन लेंगे तो एंड में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपको उसी तरह का फिर मिलेगा। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स से हमने कीटोन ले लिया, कीटोन में हमने एसीटोन लिया, तो एसीटोन को हम ट्रीट करेंगे पैराटॉल्यून सल्फोनाइल हाइड्रोजाइड। ठीक है, दिस इज पैराटॉल्यून सल्फोनाइल हाइड्रोजाइड एज यूजुअल। यानी आप ये कह सकते हैं कि वहां पे हाइड्रोजीन का यहाँ पे NH2 ग्रुप था तो अब ये सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजीन है कि यहाँ पे इसके H की जगह ये ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, सल्फोनाइल ग्रुप मौजूद है, पैराटॉल्यून सल्फोनाइल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो अब जो है आपने क्या करना है कि इस कंपाउंड को उसी तरह इसके साथ ट्रीट करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है और वाटर को रिमूव करना है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे पैराटॉल्यून सल्फोनाइल एसीटोन हाइड्रोजोन इसका नाम बनेगा। ये जनरली आप इसको पैराटॉल्यून सल्फोनाइल हाइड्रोजोन भी कह सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, सोडियम मेथोक्साइड को आपने डालना है। ठीक है, तो सोडियम मेथोक्साइड जो है इसमें ये एज ए बेस काम करेगा, यानी OMe नेगेटिव होगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, दिस इज एसिडिक प्रोटॉन। इसकी वजह क्या है कि ये जो यहाँ से जब ये प्रोटॉन चला जाता है, एक तो इधर से इंडक्टिव इफेक्ट इसको जो है रिमूव करने में आसानी पैदा कर रहा है, तो इसका जो कंजुगेट बस बने जा रहा है, कंजुगेट बेस, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गई, यानी जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरफ भी लोकलाइज हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ये दोनों तरफ से भी लोकलाइजेशन हो सकती है, तो इस वजह से ये स्टेबल कंजुगेट बेस होगा। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से मीथेनॉल निकल जाएगा, जब ये इसको निकालेगा तो यहाँ पे सोडियम आयन इसको स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर आप इधर शिफ्ट कर लें और ये बॉन्ड आप इस तरफ से ब्रेक कर लें। ठीक है, यहाँ से तो अब आपके पास जो है वो क्या होगा, जाहिर है जब आप इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इधर से ब्रेक कर रहे हैं, तो आप कोई खास चेंज नहीं ला रहे इसके अंदर, मीन के इसका चार्ज उसी तरह रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के आप पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि आप इसका इलेक्ट्रॉन पेयर आपने इधर से दिया है, इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपने इधर शिफ्ट किया है, इधर से ऑक्सीजन पे आपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर देना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को सल्फर को मिला तब सल्फर के यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे 6 हेक्सावेलेंट था तो ये टेट्रावेलेंट सल्फर आपके पास आ जाएगा। तो दिस सोडियम पैराटॉल्यून सल्फिनेट, दिस इज सल्फिनेट। तो डायएजो अल्केन जो है यहाँ पे जो आपके पास बन गया, तो इस डायजो अल्केन को आपने क्या करना है, फिर हीट या लाइट की मौजूदगी में इसकी फ्रेगमेंटेशन करनी, ए प्रोटेक सॉल्वेंट, याद रखिएगा इसमें आपने ए प्रोटेक सॉल्वेंट यूज करना है। तो फिर इस रूट से आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा और आपके पास जो है वो रेस्पेक्टिव कार्बीन बनेगा और साथ स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन ये आपने याद रखना है कि रिएक्शन जो है आपने फिर ए प्रोटेक सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पे इसका परफॉर्म करना है, तो इसमें आपको ये प्रोडक्ट यानी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, दैट इज कार्बीन। ठीक है, तो इस तरह दिस ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज बैमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन, कि इसमें आप हाइड्रोजोन को जो है वो आप पहले डायजो अल्केन में, फिर डायजो अल्केन को आप रेस्पेक्टिव कार्बीन में चेंज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम कीटीन्स।
अब कीटीन जो है हमने सबसे पहले क्या पढ़ा जी, हमने फर्स्ट हमारा था टॉपिक जनरेशन का फ्रेगमेंटेशन रूट में फ्रॉम डायजो अल्केन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम कीटीन, कीटीन से फ्रेगमेंटेशन रूट के थ्रू किस तरह हम कार्बीन जनरेट कर सकते हैं। कीटीन क्या होता है, कीटीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है, यानी सी सी डबल बॉन्ड और सी ओ डबल बॉन्ड कंजक्टिव होते हैं आपस में। तो यहाँ पे दिस इज कीटीन, कीटीन में आपने हीट या लाइट आप इसमें इसको देनी है तो ये उसी तरह ब्रेक हो रहा है जिस तरह वहां पे हमने कहा था स्टेबल मालिक्यूल यहाँ से निकलेगा, यानी एक मालिक्यूल यहाँ से एक्स हमने शो किया था, वहां पे N2 निकल रहा था, यहाँ पे CO निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये इधर आएगा, आपके पास ये कार्बीन। इस तरह यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल है, हमने हाइड्रोजन की जगह पे फिनाइल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह का कार्बीन, यानी जिस तरह का आपको कार्बीन चाहिए उसी तरह का आपने ये फिर रिएक्टेंट यूज करना है, फिर उस तरह का कार्बीन आपको मिलेगा। साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ इसके बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम लाइट्स, लाइट्स में हम सबसे पहले देखते हैं जी सल्फर लाइट, ठीक है। सल्फर लाइट में क्या होता है, लाइट में मोस्टली जो सल्फर ये फास्फोरस है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके साथ वाला जो यानी नेक्स्ट साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाता है, जब ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा तो डेफिनेटली इसके पास जो चार्ज इसका खत्म हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर रह जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसके ऊपर मौजूद होगा तो इसका ओवरऑल हम इसको कार्बीन कंसिडर करें, दिस इज कार्बीन। अब इसमें एक जो ग्रुप है आर की जगह वहां पे बेंजोइल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, तो बाकी जो इसका बाई प्रोडक्ट साथ बन रहा है, ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर शिफ्ट होगा इसका चार्ज खत्म हो जाएगा यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी और आपके पास ये डाईमिथाइल सल्फेन बन जाएगा, ठीक है, ये डाईमिथाइल सल्फाइड भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फास्फोरस लाइट को अगर आप ले लें तो फास्फोरस लाइट में सेम उसी तरह रिएक्शन है कि अब फास्फोरस सल्फर में क्या फर्क है, सल्फर 3 बॉन्ड बना के पॉजिटिव होता है, फास्फोरस 4 बॉन्ड बना के पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस 5th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सल्फर 6 से, तो दिस इज डिफरेंस, बट दोनों के अंदर जो है वो डी ऑर्बिटल डी सबशेल मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपके पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, दिस इज द वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर बोथ, इनका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यानी ये डबल बॉन्ड भी आप शो कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी डबल बॉन्ड, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये एक वो डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा। तो अब इसमें हीट या लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करें, जिस तरफ ब्रेक होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और साथ इसका रिस्पेक्टिव कार्बीन बन जाएगा, इसमें आर ग्रुप की जगह फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, फिनाइल कार्बीन यानी। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम डायएजोकीटोन्स, ठीक है, ये तीसरा था और दिस इज नाउ फोर्थ, यानी डायएजोकीटोन्स से फ्रेगमेंटेशन रूट के थ्रू हम कार्बीन किस तरह जनरेट करेंगे। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आती है इस मेथड की, दैट इज अर्नड एस्टर्ट सिंथेसिस, ठीक है। एस्टर्ट सिंथेसिस जो है वो दिस इज द बेस्ट रूट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, कार्बीन की जो सिंथेसिस के लिए ये बहुत अच्छा रूट होता है। Okay, now Arndt-Estert synthesis, this is also known as Arndt-Estert reaction, ठीक है। Arndt-Estert reaction क्या होता है, this reaction is actually used for the synthesis of beta amino acids from alpha amino acids, ठीक है। इसमें यानी ये तो एक इसकी एप्लीकेशन है, और इस रिएक्शन में ओवरऑल हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें एक कार्बन का हम इजाफा कर सकते हैं, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर होमोलॉग हम बना सकते हैं, उसमें जो है वो एक मिथाइलिन ग्रुप का हम इजाफा कर सकते हैं। अगर लेट्स से उसके अंदर जो है वो पहले आपके पास जो है वो 2 कार्बन मौजूद हैं, तो आप उसमें फिर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर सकते हैं, यानी मिथाइलिन ग्रुप आप उसमें
इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली जो कार्बन लेंथ है, कार्बन चेन लेंथ है, वो उसमें इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, यानी इसका फायदा क्या है इस रिएक्शन का कि आप इसको जो है वो अल्फा अमीनो एसिड से बीटा अमीनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी डेफिनेटली आप इस तरह बनाएंगे कि जब बीच में कार्बीन आप इंसर्ट करेंगे, कार्बीन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपके पास जो है वो मतलब जो अमाइनो है, डेफिनेटली जब कार्बन 2 हो जाएंगे तो वो सेकंड पोजीशन पे आएगा कार्बोक्सिल के लिहाज से, तो वो बीटा अमाइनो कहलाएगा। ठीक है, तो पहले आपके पास जो है वो अल्फा पोजीशन के ऊपर मौजूद होगी, यानी दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो सेम कार्बन के ऊपर अगर होते हैं तो अल्फा होता है, अगर वो 1-2 पोजीशन पे आएंगे तो वो बीटा पोजीशन बन जाती है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, इसको कंप्लीट आप यहाँ पे देखें। सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अर्नड एस्टेट रिएक्शन में या अर्नड एस्टेट सिंथेसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड से हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका जो लोन पेयर होता है, ये अटैक करता है ये जो थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज क्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है, आप क्लोरीनेशन के लिए जो है वो उसको भी यूज करते हैं मोस्टली। तो ये लोन पेयर इसका सल्फर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की साइड पे। तो इस तरह ऑक्सीजन जो है वो जब यहाँ पे इसके ऊपर बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो उसके बाद क्या होगा, जाहिर है ये ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से क्लोरीन को रिमूव करना है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, यहाँ से क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वही क्लोरीन जो हमने यहाँ से निकाला था, जिसको एक्सपेल किया था यहाँ से हमने, लेकिन अब वो दोबारा एंटर होगा। दोबारा वो कहाँ पे अटैक करता है, ये कार्बोनिल कार्बन बहुत ही इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं कार्बोनिल पे, तो हम एसिड या बेस में करते हैं, तो एसिड में जब वो करेंगे तो वो रिएक्शन भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लोराइड जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, और Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला ऑक्सीजन दोबारा जो है अपना बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इधर से Cl भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा यहाँ। तो जो क्लोराइड है वो भी यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका प्रोडक्ट जो होगा, क्योंकि हम सबसे पहले इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने एसिडाइड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी हम एसिड क्लोराइड बनाना चाहते हैं, उस एसिड क्लोराइड से फर्दर रिएक्शन हम करेंगे डायरेक्ट, यानी ये रिएक्शन फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं कर सकते, यानी डायरेक्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे में डायरेक्ट आप चेंज नहीं करेंगे, पहले आप उसको एसिडाइड में चेंज करेंगे, वो एक कंप्लीट रिएक्शन प्रोसीड करेगा, एट द एंड यू विल गेट द अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे ये जो क्लोरीन आपने क्लोराइड यहाँ से निकाला है, तो ये इस प्रोटॉन को भी निकालेगा HCl की फॉर्म में, तो आपके पास एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और उसके बाद जो है वो जो डायज़ोमीथेन है, डायज़ोमीथेन जो है इसको आप जो है वो यहाँ पे अभी लेके आ रहे हैं। डायज़ोमीथेन जो है वो उसका ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन पे भी हो सकता है और ये टर्मिनल जो कार्बन है उस पर भी हो सकता है। तो अब लेट से हमने इसको ले लिया, इस वाले, इन दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं, हमने इसको ले लिया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज की मदद से इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये वाला क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा एज ए लीविंग। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो अब इसके पास, चूंकि इस कार्बन से ये अटैक कर रहा है, इसके साथ दो हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये जो क्लोराइड आपने निकाला है वो क्लोराइड आप यहाँ पे नाइट्रोजन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसके साथ आ जाता है, तो यहाँ से ये अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर, यानी ये हाइड्रोजन अब एसिडिक हो गया, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ कार्बन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, यानी इसके ऊपर अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। हीट या लाइट की मौजूदगी में ये वाला स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास क्या बन गया जी, डायएज़ो कीटोन। ठीक है, तो
अब ये जो आपके पास डायएज़ो कीटोन बन गया, इसको यानी यहाँ पे इसका दूसरा एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी आप शो कर सकते हैं। ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट करें और ये इधर शिफ्ट कर लें, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा जिस तरह डायज़ो अल्केन में हमने ऑलरेडी देखा। तो अब ये डायज़ो अल्केन नहीं है बल्कि ये डायज़ो कीटोन है, क्योंकि यहाँ पे ये एसाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। तो डायज़ो कीटोन से फिर हमने नाइट्रोजन मालिक्यूल निकालना है। तो ये वाला बॉन्ड जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन स्टेबल मालिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और ये आपके पास कार्बीन बन जाएगा। ज़ाहिर है इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप इधर शिफ्ट कर लें, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेंगे और ये वाला ग्रुप आपने इस तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट करेंगे और ये ग्रुप यहाँ से इस कार्बन से दूसरे कार्बन से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1-2 शिफ्ट भी हम इसे कह सकते हैं, 1-2 माइग्रेशन कह सकते हैं। तो इसमें आपके पास दिस इज एक्चुअली रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये एक रीअरेंजमेंट होगी, स्केलेटल रीअरेंजमेंट है और यानी ये कार्बीन के स्ट्रक्चर के अंदर रीअरेंजमेंट है, दैट इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो अर्न्ड एस्टर्ड रिएक्शन या अर्न्ड एस्टर्ड सिंथेसिस जो होता है इसमें एक स्टेप होता है जिसको हम की स्टेप कहते हैं, ठीक है, दैट इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट यानी इस पूरे रिएक्शन में ये वाला स्टेप होगा कि जिसमें जो कार्बीन है वो रीअरेंज हो जाता है और उससे कीटीन बन जाता है, कार्बीन से कीटीन बन जाता है। या आप ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो आपका जो डायज़ो कीटोन होता है उससे कीटीन बन जाता है। तो अब इसमें ये वाला ग्रुप जब इधर चला जाएगा तो अब ये वाला बॉन्ड तो डबल हो जाएगा, यानी सी बॉन्ड डबल आपके पास ये वाला बॉन्ड अभी जो बना है ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे ये बॉन्ड इस जगह पे, तो ये डबल होके सिंगल से डबल हो जाएगा और आर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। ये देखें हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद था, अब अकेला था, उसके साथ इधर से आर भी चला गया। तो नाउ दिस इज कीटीन, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, इससे भी हम उसको जनरेट करते हैं। तो अब इस कीटीन में जब हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं कीटीन में तो हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पे हम इससे हम कार्बीन भी बना सकते हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन अब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो याद रखिएगा कि वाटर की एडिशन इस कार्बन के ऊपर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास OH मतलब OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रोटॉन जब इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, तो आपके पास इधर भी OH इधर भी OH, तो यानी इनोल फॉर्म इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अब इसकी टाटोमराइजेशन होगी, ठीक है, यानी ये वाला जो प्रोटॉन है ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे कार्बोनेट ग्रुप बन जाएगा। तो ये इनोल फॉर्म है, तो ये आपके पास कीटो फॉर्म है जो कि ज्यादा स्टेबल है, यानी इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास नाउ व्हाट इज दिस इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप ये देख सकते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड था जिससे हमने इसको स्टार्ट लिया था, यानी रिएक्शन हमने स्टार्ट किया इस एस्टर सिंथेसिस में, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में R था। अब R के साथ इधर कोई भी मिथाइलिन ग्रुप आपको नजर नहीं आ रहा, जस्ट R है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंड में देखें तो आपके पास यहाँ पे एक मिथाइलिन ग्रुप CH2 भी साथ आ गया है, यानी RCH2 फिर COOH ग्रुप आपके पास आ रहा है। तो बीच में एक कार्बन का इजाफा हो गया, यानी आपके पास जो है वो नंबर ऑफ कार्बन आपके जो चेन है उसमें इंक्रीज हो जाते हैं जब आप ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नेट रिजल्ट आपका क्या हुआ कि आपको हायर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, मतलब एक कार्बन ज्यादा वाला आपको मिल रहा है, यहाँ पे एक कार्बन कम वाला आपके पास था। तो आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे में चेंज करना होता है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ये याद रखिएगा, वो सेम नहीं होते, क्योंकि उसमें एक मिथाइलिन ग्रुप जो है उसका जनरली इजाफा हो जाता है इस रिएक्शन के थ्रू। तो इस रिएक्शन में चूंकि HCl यहाँ पे बनता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें HCl की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पायरिडीन इज यूज्ड टू कन्वर्ट HCl इनटू पायरिडीनियम सॉल्ट, यानी पायरिडीनियम क्लोराइड की फॉर्म में से कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो HCl आपके पास बन रहा है ये HCl दोबारा भी रिएक्शन कर सकता है। तो इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, यानी HCl जो है उसको आपने डिस्पोज ऑफ करना होता है, इसे कन्वर्ट करना है किसी स्टेबल मॉलिक्यूल में, तो इसको हम इस पायरिडीनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी पायरिडीन इस रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट इसलिए यूज किया जाता है जनरली। ओके, और जो वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा वो फोटोकेमिकली भी हो सकता है और थर्मली भी हो सकता है, और एक और भी इसका तरीका है कि यू कैन आल्सो परफॉर्म दिस रिएक्शन बाय यूजिंग सिल्वर कैटलिस्ट, ठीक है।
तो तीन ऑप्शन है, फोटोकेमिकली करें, थर्मली करें या सिल्वर कैटलिस्ट की मौजूदगी में आप ये रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें ओवरऑल हमारे पास जो कार्बीन जनरेट हो रहा है वो इस स्टेज पे जनरेट हो रहा है, दिस इज कार्बीन। ठीक है, तो आगे मैंने इसकी एप्लीकेशन भी आपको बता दी है कि इससे हमें फायदा क्या हुआ ओवरऑल, क्योंकि एक कंप्लीट एक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा इससे आप ये एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करें जिसमें मिथाइलिन ग्रुप जो है वो एक उसका इजाफा हो जाता है। ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड में एक मिथाइलिन और आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम ऑक्सीरेंस। ऑक्सीरेन जो है वो एक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 3 मेंबर साइकिल होता है जिसमें जो है वो सैचुरेटेड होता है, यानी फुली सैचुरेटेड होता है और वन ऑफ द रिंग मेंबर इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीरेन। सिंपल ऑक्सीरेन में यहाँ पे भी CH2 होता है, यहाँ पे भी CH2 होता है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन की जगह मैंने फिनाइल लगाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिएक्शन कैसे होगा कि लाइट की मौजूदगी में या हीट की मौजूदगी में आप रिएक्शन करते हैं। लाइट की मौजूदगी में यहाँ पे हम रिएक्शन शो कर रहे हैं तो होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज आप देख सकते हैं, होमोलिटिक डिसोसिएशन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर, इस बॉन्ड से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा। ये बॉन्ड जब डबल होगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा और इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किस बॉन्ड से जा रहा है, किससे जा रहा है, तो ये कार्बीन बन जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम साइक्लोप्रोपेन्स। साइक्लोप्रोपेन जो है वो ये आपके पास एक ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1A9B डाइहाइड्रो 1H साइक्लोप्रोप 1 फिनेंथ्रीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इस कंपाउंड में फिनेंथ्रीन का जो ओरिजिनल आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर है, इसमें 3 मेंबर रिंग आपको नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज 3 मेंबर रिंग। ठीक है, तो अब 3 मेंबर रिंग में अगर आप देखें तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होमोलिटिक डिसोसिएशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा। ओके जी, फ्रॉम साइक्लोप्रोपेन्स। साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ पे आपको इस कंपाउंड में नजर आ रहा है। ठीक है, फिनेंथ्रीन जो है उसका डेरिवेटिव हमने लिया है फिनेंथ्रीन का। फिनेंथ्रीन जो है वो कौन सा डेरिवेटिव हमने लिया है, दैट इज 1A9B डाइहाइड्रो 1H साइक्लोप्रोप L फिनेंथ्रीन। दिस इज नॉट 1, दिस इज एक्चुअली L, क्योंकि यहाँ पे जिस पोजीशन से ये वाला रिंग इसके साथ बन रहा है, ये नॉमेनक्लेचर अगर आपका देखें तो इसका ये L पोजीशन बन रही है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि लाइट की मौजूदगी में जब आप इसमें रिएक्शन करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, जब ये इधर आएगा आपके पास ये कार्बीन बन जाएगा। तो फिनेंथ्रीन जो है वो आपके पास इसका प्रोडक्ट होगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक तो रिंग स्ट्रैंड मौजूद है और सेकेंडली जो है यहाँ पे ये कंपाउंड आपका जो है ना, अब ये एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग आपका एरोमेटिक नहीं बन रहा। ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक रिंग। तो अब यहाँ पे इस तरह ये भी एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाती है। दिस इज सिंपल फिनेंथ्रीन। तो यहाँ पे ये जो है फिनेंथ्रीन जो आपके पास था, इसमें जो है वो एक तो इसमें 3 मेंबर रिंग यहाँ पे फ्यूज हुआ है और दूसरा जो है वो इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो रिंग आपके पास मौजूद है उसके अंदर भी जो है वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेशन उसके अंदर भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है वो सिंपल साइक्लोप्रोपेन से भी आप कार्बीन जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको जनरल एक
कंपाउंड, एक टिपिकल एक एग्जांपल आपको बताइए जिसमें इजीली जो है वो हम कार्बीन जनरेट कर सकते हैं। और जो ड्राइविंग फैक्टर है कार्बीन की जनरेशन के, एक तो यहाँ पे रैंक स्ट्रैंड मौजूद है, 3 मेंबर रैंक है, और दूसरा ये जो कंपाउंड आपका है नॉन एरोमेटिक से यहाँ पे एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एलिमिनेशन रूट। एलिमिनेशन रूट में किस तरह हम कार्बीन जनरेट कर सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ इट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन हमारे पास अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन होगा, 1-1 एलिमिनेशन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 1-1 एलिमिनेशन होगा, जिसको हम अल्फा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। तो एलिमिनेशन क्या होता है, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम सेम कार्बन एटम और फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। तो अगर आपके पास एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें सेम कार्बन से दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो रहे हैं, उसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। अगर वो एडजेसेंट से रिमूव हो रहे हैं वो बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। बीटा एलिमिनेशन में मोस्टली मल्टीपल बॉन्ड आता है, यानी कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आप बना सकते हैं उससे बीटा एलिमिनेशन, या 1-2 एलिमिनेशन से। 1-1 एलिमिनेशन से कार्बीन इजीली हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 2 ग्रुप जाते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। तो आपके पास जो कार्बन बनेगा यहाँ पे उसके ऊपर एक पेयर आपको, यानी एक 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, तो दैट विल बी कार्बीन। ओके, तो इसमें हम देखते हैं अल्फा एलिमिनेशन की टिपिकल एग्जांपल कार्बीन जनरेशन के लिए। सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ टर्शरी पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को ट्रीट कर रहे हैं, जो कि एज ए बेस काम कर रहा है। तो ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म से। तो जब क्लोरोफॉर्म से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो क्लोरोफॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन आयन, और फिर उस कार्बन आयन से जब Cl आप निकालेंगे नेगेटिव फॉर्म में तो वो कार्बीन बनेगा। दिस ओवरऑल नेट चेंज क्या आती है कि जो क्लोरोफॉर्म है उससे आपको कार्बीन मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बीन, और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है उससे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाता है। मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। चूँकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस बेस की, क्योंकि इसका अगर आप यहाँ पे देखें तो कंजुगेट ओवरऑल, यानी ये जो आपके पास बेस है इसका, ये जो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, इसकी जो बेसिसिटी है वो सिंपल मीथोक्साइड इथोक्साइड से ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जब ये, और दूसरा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन पॉसिबल है, याद रखिएगा कि आपके पास ये अल्काइल एलाइड है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, और ये वाला जो बेस है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। अगर इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया तो ये क्लोरीन को रिप्लेस करके खुद यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। लेकिन अब एडवांटेज क्या है इस रिएक्शन का, इसमें हम बड़ा बेस यूज कर रहे हैं, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं जो एज ए न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि बल्कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अकोमोडेट नहीं हो सकते इसके अंदर। तो इस वजह से इसके स्ट्रक्चर का में ये एडवांटेज है कि ये प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एज ए न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर सकता। तो जब यहाँ से ये प्रोटॉन निकालेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, और उसके बाद ये कार्बन आयन जो है इसमें से एक क्लोराइड जो है पोटेशियम के साथ चला जाएगा, KCl निकल जाएगा और आपके पास कार्बीन बन जाएगी। यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट उसका बनेगा वो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, जो यहाँ पे हम इसको इसका रिमूवल दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये एक्सपेल हो रहा है, निकल रहा है यहाँ से। और बाकी आपके पास जो है वो जो क्लोरोफॉर्म है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो अल्फा एलिमिनेशन किस तरह हुआ कि अब एक ही कार्बन है, उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन भी जा रहा है। आप देखें इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, उसके साथ 3 क्लोरीन थे, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन रह गए, तो एक क्लोरीन भी यहाँ पे नहीं है। सो इस वजह से 2 ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन से जब जाते हैं तो उसको हम 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। द इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप में भी अदर देन प्रोटॉन, यानी ये जो ग्रुप आप रिमूव कर रहे हो यहाँ पे,
तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है ये प्रोटॉन के अलावा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहली एग्जांपल प्रोटॉन वाले की ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये हो सकता है। तो अब अलावा की एग्जांपल देखेंगे कि कौन सा ग्रुप ये हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जिस ग्रुप ने यहाँ से निकलना है, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर से, वो आपके पास जो है वो क्या है, दिस ग्रुप, यानी यहाँ पे आपके पास ये वाला ग्रुप इससे निकल जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है वो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ इसे ट्रीट करेंगे। तो अल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पे अटैक करता है, इसकी रिडक्शन हो जाती है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड चूंकि इधर शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद जब ऑक्सीजन का चार्ज वापस आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, किसकी तरफ, क्लोरीन सॉरी कार्बन की तरफ। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा, ठीक है। सोडियम अब चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो है वो जो कार्बेनाइन है उसमें से एक क्लोराइड जो है वो सोडियम के साथ निकल जाएगा, और यू विल गेट डाइक्लोरोकार्बीन। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब चूंकि आपका यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये आपके पास जो है वो एस्टर ग्रुप लगा हुआ है इधर। तो ये भी यहाँ से फिर रिमूव हो जाता है, लेकिन ये रिमूव करने का तरीका यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं रिमूव हो जाए, रिमूव डायरेक्ट नहीं होगा, तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप ये था आपका, ये रिमूव हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप क्लोराइड है जो कि बाद में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और एट द एंड वी विल गेट डाइक्लोरोकार्बीन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और उस तरह का कंपाउंड हमने लाया है जिसमें अदर देन प्रोटॉन इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा, ये ग्रुप जो है वो निकालने के लिए इसमें भी आप पहले इथोक्साइड की एडिशन कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप लेट्स C2H5 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे हमने ये टिपिकल एग्जांपल में लिया हुआ है। तो दिस शुड बी C2H5, तो C2H5। तो आपके पास जो है वो ये वाला जो बॉन्ड है आप उसी तरह इधर ब्रेक करें, ये इधर आएगा, ये कार्बोनिल बन जाएगा। तो आपके पास यानी ये एस्टर है ओवरऑल, और साथ क्या बने, जो कार्बन आयन है उसमें से एक क्लोराइड निकालें और आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन। तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन तो उसकी जगह यहाँ पे आपको ये एसाइल ग्रुप नजर आ रहा है। इसको भी आप जो है वो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ऐड करके उसके बाद रिमूव कर सकते हैं, और एट द एंड यू विल गेट डाइक्लोरोकार्बीन। ओके, सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ कार्बीन्स। कार्बीन्स की सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले हमने कार्बीन की जनरेशन डिस्कस की कि हम इसे जनरेट कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कार्बीन की सिंथेटिक एप्लीकेशंस, यानी कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कार्बीन यूज होते हैं, ये कौन से प्रोडक्ट बनाने के लिए कार्बीन यूज होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम रिएक्शन या वो प्रोडक्ट जो है जिनमें कार्बीन इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी फॉर्मेशन के दौरान, वो हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। First reaction which involve carbene is cycloaddition reaction. This is actually cycloaddition. This cycloaddition reaction is used. This reaction is used for synthesis of various cyclic compound. ठीक है, यानी आप इसमें जो है वो various जो है वो साइज के साइकिल बना सकते हैं, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड सो ऑन। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगा, वैसे तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन मोस्टली आपने देखा होगा कि आपके पास जो है कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जिस तरह आपके पास जो है वो अगर ईथीन है, ईथीन के साथ अगर कंबाइन होता है जिसे हम 2+2 साइक्लोएडिशन कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, उसमें साइक्लोब्यूटेन बन जाता है, ठीक है। तो जिस डील-ज़ाल्टर रिएक्शन में अगर आप देखें उसमें जो है वो डाइन और डाइनोफाइल आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। 4+2 साइक्लोएडिशन, तो उसमें साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जो है वो जो हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं यानी अल्कीन, उनके साथ हम कार्बीन को रिएक्ट करवाते हैं तो एक साइकिल फॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अल्कीन के साथ जो साइकिल बनेगा वो मोस्टली 3 मेंबर्ड रिंग होगा, यानी ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज बेसिकली यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। ये याद रखिएगा कि बाकी रिंग के लिए आप उस तरह इसको यूज नहीं कर सकेंगे,
3 मेंबर रिंग आप डायरेक्टली इसे इस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं साइक्लोएडिशन के थ्रू। ठीक है, तो कार्बीन अंडरगो एडिशन इन अल्कीन्स टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन रिंग्स। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा यानी जो मेन कंपाउंड हमें हासिल होंगे वो साइक्लोप्रोपेन रिंग्स होंगे। कार्बीन कैन आल्सो बी एडेड टू अल्काइंस एंड एरोमेटिक सिस्टम, यानी साइक्लो एडिशन अल्काइन में भी हो सकता है और एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकता है, क्योंकि उनमें भी डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, साइक्लो एडिशन को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्केल्स थ्योरी। ठीक है, एक्चुअली चूंकि हमारे पास जो है वो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के यहाँ पे बिहेवियर डिफरेंट होता है साइक्लोएडिशन में, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, स्केल ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है 1956 में। In 1956, Skell observed the retention and stereochemistry when he added dibromocarbene to an alkene। यानी उसने क्या किया कि एक अल्कीन लिया और उसमें डायब्रोमोकार्बीन जो है उसको ऐड किया, तो उसने देखा कि जो मतलब रिएक्शन जो है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो रिटेंड रही, यानी जो रिएक्टेंट है उसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वही प्रोडक्ट के अंदर मिली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस साइड पे जो ग्रुप यहाँ पे स्पेस पे मौजूद है वही उसी तरह की पोजीशन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी नजर आ रही है, यानी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, R1 जिस पोजीशन पे, R2, R3, R4 आप प्रोडक्ट में देखें वो आपको उसी पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे हम ये कहेंगे कि रिटेन रही। तो ये वाला रिएक्शन जब इसने ऑब्जर्व किया तो इसकी बेस पे इसने ये कंक्लूड किया कि जब हम जो है वो सिंगलेट कार्बीन को लेंगे तो सिंगलेट कार्बीन जो है उसमें आमतौर पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो आपके पास रिएक्टेंट की होगी। और उसके बाद जो है वो अगर आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ट्रिपलेट कार्बीन होगा तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इन्वर्जन से भी प्रोडक्ट बनता है और रिटेंशन से भी बनता है, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको। From this observation, he concluded that addition of singlet carbene to alkene take place through concerted mechanism। ठीक है, यानी वन स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू सिंगलेट कार्बीन ऐड होता है अल्कीन को। रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, यानी ये आपका रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, उसकी वजह यह है कि वो कंसर्टेड मैनर के थ्रू होगा और रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होती है। तो एज चेंज ऑफ स्पेन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें मेन वजह क्या है कि क्यों जो है वो यहाँ पे रिटेंशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। While addition of triplet carbene to alkene take place through a diradical mechanism with the considerable loss of stereochemistry, तो reaction is non-stereospecific as change of spin is required। तो अब इसके उलट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे change of spin की जरूरत है, यहाँ पे change of spin की जरूरत नहीं है। चेंज ऑफ स्पिन की वजह से चूंकि मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है, डायरेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये होता है, तो उसमें फिर स्पिन इन्वर्जन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके चेंज होने के, इन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। जिस दौरान स्पिन जो है वो चेंज हो रहा है तो उस दौरान कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो सकती है। If the free radical rotation about carbon-carbon bond of a diradical have two electrons with same spin is faster than the spin inversion, the stereochemistry of original then the stereochemistry of original alkene will not be retained in the cyclopropane product। यानी cyclopropane जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास जो फ्री रेडिकल, यानी यहाँ पे जो डायरेडिकल बनेगा, ठीक है, उसका जो डायरेडिकल होगा उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फ्री रोटेशन होती है, ठीक है, तो वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फ्री रोटेशन जो है अगर फास्ट हो, ठीक है, is faster than the spin inversion, then the stereochemistry of original alkene will not be retained in the cyclopropane product। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास जो है वो क्या होता है आमतौर पर जी, इफ द फ्री रेडिकल रोटेशन अबाउट, यानी जो आपके पास जो रोटेशन है वो फास्टर हो स्पिन इन्वर्जन से,
यानी रोटेशन पहले हो जाए, स्पिन इन्वर्जन बाद में हो, तो फिर ऐसे केस में साइक्लोप्रोपेन जो आपके पास बनेगा उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट हो जाएगी, यानी वो रिटेन नहीं रहेगी, उसमें इन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह समझ लेना है कि इस पॉइंट का ये मतलब बन रहा है कि जो हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, डाई रेडिकल बनता है। ठीक है, तो वो डाई रेडिकल जो होता है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं कि उसमें फ्री रोटेशन होती है। तो अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी सेम स्पिन होती है, तो स्पिन इन्वर्जन भी मस्ट होती है। तो स्पिन इन्वर्ट होगा तो तब जाके बॉन्ड बनेगा। तो अब अगर स्पिन इन्वर्जन से पहले अगर रोटेशन हो जाए, यानी रोटेशन अगर फास्ट हो, स्पिन इन्वर्जन पे जो टाइम लग रहा है उससे ज्यादा टाइम, यानी स्पिन इन्वर्जन ज्यादा टाइम ले रहा हो, रोटेशन कम टाइम ले रहा हो, रोटेशन पहले हो जाए, तो फिर ऐसे केस में जो है वो कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाएगी, यानी कन्फिग्रेशन रिटर्न नहीं रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कन्फिग्रेशन जो है वो जो रोटेशन है उसको रोटेशन से जो स्पिन इन्वर्जन है वो पहले हो रहा है, यानी रोटेशन का जो है वो स्पीड स्लो है, रोटेशन कम हो रही है, रोटेशन पे जो है वो मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, और स्पिन इन्वर्जन फास्ट है, वो जल्दी हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में कन्फिग्रेशन रिटर्न रहेगी। ठीक है, The addition of singlet carbene to alkene is an example of stereospecific reaction। याद रखिएगा कि जो सिंगलेट कार्बीन जब हम अल्कीन में ऐड करते हैं तो उसमें स्पिन इन्वर्जन इन्वॉल्व नहीं होता, इस वजह से मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है और उसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, तो उसमें रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहती है, which means that only a single stereoisomer is formed as a product। For example, starting from a cis alkene only cis disubstituted cyclopropane is produced। ठीक है, अगर आप cis alkene लेंगे तो आपको cis प्रोडक्ट इसका मिलेगा। ठीक है, ट्रांस लेंगे तो उसे ट्रांस मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ए ट्रांस alkene only trans disubstituted cyclopropane is obtained। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज नाउ अल्कीन। तो अब इस अल्कीन को अगर हम स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिहाज से देखें, चूंकि ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड को तो हम शो कर रहे हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह शो कर रहा हूँ कि इनकी स्पिन में शो कर रहा हूँ कि दोनों की स्पिन अपोजिट होती है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पे है। तो आप इस अल्कीन को ऐसे शो करें, जैसे अब यहाँ पे चूंकि रिएक्शन को समझने के लिए इस तरह जरूरी है, तो दिस इज नाउ कार्बीन। अब आप देख सकते हैं कि अपोजिट स्पिन है आपके पास, तो इसका मतलब है दिस इज सिंगलेट कार्बीन। तो अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपने ये याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, कंसर्टेड होता है, तो इसमें डायरेक्ट आपके पास जो है ना वो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ जब ये बॉन्ड बनेगा तो जाहिर है इसकी स्पिन अपोजिट है। लेट्स से हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि ये यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनकी स्पिन अपोजिट है, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह ये स्पिन इसके साथ अपोजिट है, ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, यानी आपके पास एक बॉन्ड बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है ऑलरेडी। यानी यहाँ पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें स्पिन इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी करेक्ट स्पिन हमारे पास हमें मिल रही है, तो इस वजह से डायरेक्ट साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा और स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसका बन के और उसके अंदर रोटेशन वाला यहाँ पे मतलब रोटेशन कॉज नहीं हो सकती। ठीक है, तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग सेम टाइम पे होता है, और इस दौरान जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट होने का कोई चांस नहीं मिलता। जब वो रोटेट नहीं होगा तो जाहिर है R1 अपनी पोजीशन पे होगा, R2 अपनी पोजीशन पे, R3 अपनी पोजीशन पे, R4 अपनी पोजीशन पे, जो ओरिजिनल पोजीशन उनकी रिएक्टेंट में थी वही पोजीशन उनकी प्रोडक्ट में आपको नजर आएगी। ओके, एडिशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन टू अल्कीन। अब ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप ट्रिपलेट कार्बीन जो है वो उसको आप अल्कीन पे ऐड करोगे तो उस दौरान क्या होगा। अब आप क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया ऑलरेडी कि ट्रिपलेट कार्बीन में स्पिन इन्वर्जन इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चांस होते हैं। अगर फ्री रोटेशन हो जाती है स्पिन इन्वर्जन से पहले तो फिर उस केस में आपके पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा आपके पास वो कन्फिग्रेशन इन्वर्ट कन्फिग्रेशन वाला बनेगा।
और अगर स्पिन इन्वर्जन पहले हो जाती है, उस कार्बन कार्बन रोटेशन नहीं होती है अभी और पहले ही स्पिन इन्वर्जन, क्योंकि जो ही स्पिन इन्वर्जन होगी फौरन बॉन्ड बन जाएगा। तो स्पिन इन्वर्जन अगर पहले हो जाती है, यानी रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से पहले हो जाती है, रोटेशन अभी नहीं हुई होती, तो ऐसे केस में आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगी। ओके, नाउ दिस इज अल्कीन। अल्कीन के उसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, मतलब अपोजिट स्पिन से, क्योंकि ये तो बॉन्ड बना हुआ है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन शो करते हैं। तो अब ट्रिपलेट कार्बीन में सेम स्पिन होती है दोनों इलेक्ट्रॉन की। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट से ये वाला बॉन्ड तो आपने बना लिया क्योंकि इसकी अपोजिट स्पिन थी इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपके कार्बीन वाला कार्बन है और जो ये वाला कार्बन, इनकी सेम स्पिन है। अब जब तक स्पिन इनवर्ट नहीं होगी तो ये वाला बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी इस बॉन्ड बनने के लिए स्पिन का इस तरह होना जरूरी है, ठीक है। तो स्पिन इस तरह होगी तो तब आपका ये वाला बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये स्पिन इनवर्ट होती है तो अब क्योंकि मतलब इसमें ये पॉसिबल है कि ये जब तक स्पिन इनवर्ट होती है तब तक जो है ये वाला बॉन्ड ज़ाहिर सिंगल बॉन्ड है, दिस इज नाउ डाई रेडिकल। ये आपके पास एक डाई रेडिकल इंटरमीडिएट, यानी इधर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है इधर भी, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड जो है ना इसकी फ्री रोटेशन हो सकती है। यहाँ पे ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो R3 R4 की जगह और R4 R3 की जगह पे चला जाएगा। जाहिर है ये इस तरह ट्विस्ट करें अगर आप इसको, ये नीचे आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यानी स्पिन इन्वर्जन जो है उसके होने तक ये क्या करेगा, ये तो रोटेट भी कर लेगा, ठीक है। स्पिन इन्वर्जन यानी ये जरूरी नहीं है कि स्पिन इन्वर्जन के लिए रोटेशन जरूरी नहीं है, स्पिन इन्वर्जन के लिए उसे टाइम रिक्वायर्ड है। अगर वो स्पिन इन्वर्जन से होने से पहले रोटेट कर लेता है तो कॉन्फ़िगरेशन आप देखें यहाँ पे चेंज हो गई, यानी R4 ऊपर चला गया, R3 नीचे आ गया। तो अब इस दौरान क्या हुआ कि हमने दोनों काम कर लिए, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें हो गया, उसको इस वजह से हुआ कि रोटेशन ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट CC बिफोर स्पिन इन्वर्जन, स्पिन इन्वर्जन होने से पहले रोटेशन भी हो गई, ठीक है, और साथ स्पिन इन्वर्जन भी हमने कर ली, दोनों काम हमने कर लिए, स्पिन इन्वर्ट भी हो गई और हमने रोटेशन भी कर ली। उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ पे अब राइट ओरिएंटेशन बन रही है इलेक्ट्रॉन की, यानी अपोजिट स्पिन बन रही है, तो ये आप उसमें बॉन्ड बना लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो इसमें हमने ये कंसिडर कर रहे हैं कि इस इन्वर्जन ऑफ स्पिन यहाँ पे सिर्फ होगी, यानी जो रोटेशन अबाउट CC बॉन्ड है वो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें उससे पहले इन्वर्जन ऑफ स्पिन हो जाता है, जो कि हमारी ज़रूरत है, यानी इस तरह स्पिन इन्वर्ट होनी चाहिए। अब स्पिन इन्वर्ट हो गई है लेकिन अब रोटेशन इसकी नहीं हुई है, उससे पहले ही स्पिन इन्वर्ट हो गई है। तो जब स्पिन चेंज हुई, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पे स्पिन इसके साथ सेम थी, अब ये स्पिन इन्वर्ट हुई तो इन दोनों की स्पिन अपोजिट आ रही है, ये आप उसमें क्या हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और आपके पास यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड विदाउट इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगी। अब वजह क्या है यहाँ पे, चूंकि इसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये रोटेशन नहीं हुई, रोटेशन से पहले स्पिन फ्लिप या स्पिन इन्वर्जन हो गई है, ठीक है, स्पिन इन्वर्जन पहले हो गई है। यहाँ पे स्पिन इन्वर्जन जो है वो होने से पहले जो है वो रोटेशन भी हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हुई है। जब स्पिन इन्वर्जन पहले हो जाए, फिर क्योंकि जो ही स्पिन इन्वर्जन होगी फिर उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता, वो फौरन जो है वो कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो स्पिन इन्वर्जन का वेट करने के लिए सम टाइम कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट कर जाता है, जब वो रोटेट करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी, और अगर स्पिन इन्वर्जन हो जाता है, फौरन हो जाता है, तो फिर वो रोटेशन के चांस ही नहीं रहते, रोटेशन नहीं होता। जब रोटेशन नहीं होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से अब जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट भी बनता है और रिटेंशन वाला भी बनता है, ठीक है। लेकिन जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें जो है इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट जो है वो चांस उसके नहीं होते, यानी वो रिटेंशन रहती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे स्पिन चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप देख सकते हैं जब आपके पास सिंगलेट कार्बीन होता है तो उसकी स्पिन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है। इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होने की वजह से डाई रेडिकल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं,
तो जब तक उनकी स्पिन अपोजिट नहीं होती तो तब तक वो बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब उसके लिए डेफिनेटली टाइम रिक्वायर्ड होता है, और उस टाइम में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कार्बन कार्बन रोटेशन के चांस होते हैं। अगर रोटेशन हो गई तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट होगा, अगर रोटेशन ना हुई तो रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसके अंदर क्यों पॉसिबल नहीं है? आप देखें ना, यहाँ पे डाई रेडिकल बन गया और यहाँ पे हम कहें इधर से ये बॉन्ड बना दे, बस इसी तरह रिटर्न प्रोडक्ट बन जाए। बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक स्पिन सेम है तो बॉन्ड तो नहीं बनेगा, स्पिन अपोजिट होगी तो बॉन्ड बनेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्केल्स थ्योरी, एग्जांपल ऑफ साइक्लो एडिशन टू अल्कीन्स। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं टिपिकल। नाउ दिस इज साइक्लो, दिस इज वन 2-ब्यूटीन, दिस इज एक्चुअली सिस 2-ब्यूटीन को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप ऐड करेंगे इस कार्बीन को, ठीक है, डाइफिनाइल कार्बीन को, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि चूंकि इसके पास ऑलरेडी एक पेयर्ड है, तो चूंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, कार्बीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, क्योंकि याद रखिएगा कि कार्बीन में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसके वैलेंस में भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप इसे कह सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब इलेक्ट्रॉन देख के आप ये न कहें कि ये न्यूक्लियोफिलिक है, इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो अब यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो बॉन्ड बनाएगा उस पर तो नहीं आएगा, लेकिन जिसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। ये जब वापसी पे इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पे ये एक रिंग बन जाएगा, 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, जो कि चूंकि कार्बीन वे 3 मेंबर रिंग वैसे बनाना मुश्किल होता है, लेकिन कार्बीन से हम इजीली उनको बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास जो सेस प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, सेस प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहा है, यानी आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें दोनों मिथाइल ग्रुप और फिनाइल सेम साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली सेस प्रोडक्ट, तो ये 87% तक बनता है, और जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है वो 13% यानी कम बनता है। ठीक है, 13% बनता है। ट्रांस में क्या होता है, तो उसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हुई है। अगर आप देखें तो एक ग्रुप आपके पास जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हुई, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला 13% आपके पास जस्ट यहाँ पे बन रहा है। अब इससे थोड़ा सा ये भी प्रूव हो रहा है कि ये हमारे पास जो है वो सिंगलेट कार्बीन की चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कार्बीन सिंगलेट है, इस वजह से जो है ये वाला परसेंटेज आपके पास आपको सेस की ज़्यादा परसेंटेज मिल रही है। ठीक है, यानी सेस से आपको सेस मिल रहा है। ठीक है, सेस से आपको ट्रांसपोर्ट कम मिल रहा है, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये सिंगलेट कार्बीन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन के अंदर। ओके, रेशियो ऑफ सेस एंड ट्रांस आइसोमर आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये जो रेशियो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, इन N-ब्यूटेन सेस विल बी मेजर प्रोडक्ट, यानी अगर आप N-ब्यूटेन एज ए सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें कोई भी ऐसा एटम नहीं होता जिसके पास कोई लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो सेस उसमें फिर मेजर प्रोडक्ट, वो ट्रांस क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा by using singlet carbene। ठीक है, because carbene cannot interact with non-polar solvent। ठीक है, कार्बीन जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली कार्बीन का इंटरेक्शन स्पेशली जो सिंगलेट कार्बीन होता है उसमें आपके पास एक एम्प्टी पी आर्बिटाल होता है। ठीक है, तो एम्प्टी पी आर्बिटाल जो होता है वो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास कोई ऐसा एटम हो जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन कर सकता है, इस वजह से उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जो है वो अगर वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो फिर वहां पे फिर वो रेशियो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो फिर आपके पास सेस मेजर और ट्रांस माइनर ही बनेगा, यानी वो डायरेक्ट जो है वो बस रिएक्शन कर देगा, वो एंगेज नहीं होगा वहां पे। दस नो टाइम अवेलेबल फॉर स्पेन इन्वर्जन। इसमें फिर स्पेन इन्वर्जन के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, ज़ाहिर है वो एंगेज होगा तो उसकी स्पेन इन्वर्जन होगी, अगर वो एंगेज नहीं होगा तो डायरेक्ट वो रिएक्शन कर लेगा। इन हेक्साफ्लोरोबेंजीन सेस माइनर हो जाएगा और ट्रांस मेजर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो किसी हद तक ये सॉल्वेंट पोलर है और दूसरा इसमें जो हेलोजन एटम है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास, तो वो एम्प्टी पी आर्बिटाल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। दस टाइम अवेलेबल फॉर स्पेन इन्वर्जन, इसमें स्पेन इन्वर्ट हो जाएगा। सिंगलेट कार्बीन किस में चेंज हो जाएगा, ट्रिपलेट में, यानी यहाँ पे जब स्पेन इन्वर्जन होगा तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक तो सिंगलेट ट्रिपलेट में चेंज होने के उसके चांसेस हैं, उनके एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है,
और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे स्पेन एंड वर्ड के लिए जब टाइम अवेलेबल होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फिर ट्रांस मेजर बन सकता है। Actually, empty p orbital of a singlet carbene coordinate with a non-bonding pair of electron of a halogen atom of the solvent to form a complex with solvent। यानी इसमें फिर ज़ाहिर है empty p orbital singlet carbene में होता है, ट्रिपलेट में नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब ज़ाहिर है उसका जो empty p orbital है वो उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेशन करेगा तो वो एंगेज हो जाएगा उसके साथ। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन स्टेबलाइज द सिंगलेट कार्बीन। तो इसका फायदा क्या हुआ कि ये सिंगलेट कार्बीन को स्टेबलाइज करेगा। उसका जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें स्टेबिलिटी काज होगी। अब इस स्टेबिलिटी से ओवरऑल होगा क्या कि जो आपके पास सिंगलेट ट्रिपलेट एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंगलेट कार्बीन फिर आसानी से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी मतलब ज़ाहिर स्पेन चेंज होने के चांस हैं, ठीक है। और जब वो स्पेन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है वहाँ पे सिंगलेट कार्बीन जब ट्रिपलेट में चेंज होता है, सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होती है, ट्रिपलेट में सेम स्पिन होती है। तो जो एनर्जी गैप डेफिनेटली जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली सिंगलेट अगर ट्रिपलेट में चेंज हुआ, ट्रिपलेट ने जाके अगर रिएक्शन किया तो वहां पे डेफिनेटली ट्रांस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2 अल्कीन में। एक्चुअली ये हम साइक्लोएडिशन की एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो साइक्लोएडिशन मैंने आपको कहा कि अल्कीन में भी हो सकता है और उसके अलावा भी कुछ अनसैचुरेटेड सिस्टम हो सकते हैं। तो नाउ दिस इज एलीन, ठीक है, दिस इज आल्सो अनसैचुरेटेड सिस्टम। इसमें जब आप कार्बीन ऐड करेंगे तो किसी एक डबल बॉन्ड पे कार्बीन ऐड होगा, क्योंकि यहाँ सेम है दोनों बॉन्ड। तो लेट्स से यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाए। यहाँ पे CH2 लेट से आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर से बन जाएगा, इधर से ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर से बॉन्ड बना लेगा, ये साइक्लोप्रोपेन। दिस इज मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन, ये इसका प्रोडक्ट होगा। यानी ये रिएक्शन आप मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन की सिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह प्रीवियस रिएक्शन जो हमने कहा कि आप वैरायटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग आप जनरेट कर सकते हैं। साइक्लोएडिशन रिएक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आप जो है वो हाईली स्ट्रैंड 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन रिंग से बना सकते हैं। और एग्जांपल 3, इसमें अगर आप देखें तो हम अल्काइन ले रहे हैं। दिस इज 1,2-डाइफिनाइल इथाइन। तो इसको जब आप ट्रीट करेंगे इस कार्बीन के साथ तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो क्या बनेगा, इसका ये वाला जो कार्बीन है ये यहाँ पे आके एक रिंग बना देगा, साइकिल बना देगा, ठीक है। यहाँ पे यानी साइकिल बन जाएगा इसका। तो चूंकि ज़ाहिर है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, दूसरा बॉन्ड इधर ही रहेगा, यानी एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर स्टिल मौजूद रहेगा। ये वाला आपका ये कार्बन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी ये वाला CH यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि अगर आप एक और पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है कि इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे यानी ये कार्बन के साथ इधर आ जाए बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाए एक पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। नाउ दिस इज डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये वाला सिंगल हो रहा है, अब ये सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन के साथ बना रहा है, ये देखें इस कार्बन जिसके साथ फिनाइल उसके साथ बना रहा है। इधर ये वाला बॉन्ड आप डबल रह जाएगा, ये देखें ये डबल है, और उसके बाद यहाँ पे एक नया बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यू विल गेट 5-ethyl-2,3-diphenyl फ्यूरान, सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, एग्जांपल नंबर 4 में बेंजीन के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं कार्बीन हो को, तो हमारे पास बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। किसी एक के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे इसको। यहाँ पे अगर लेट से इसके साथ हम करवा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर लगा लें इसको तो आपके पास ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद चूंकि ये वाला जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है इसमें साइक्लोप्रोपेन डेफिनेटली आप जानते हैं कि एक तो आप उसकी कंजुगेशन भी डिस्टर्ब होगी और दूसरा साइक्लोप्रोपेन रिंग हाईली स्ट्रैंड होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसका फिर ब्रेक होने के चांसेस। तो अब इसमें क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोहेडिशन है उससे आप हायर रिंग भी बना रहे हैं, यानी आपके पास यहाँ पे
कौन सा रैंक था, 6 मेंबर रैंक था, आप उसको 7 मेंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 3 मेंबर रैंक ही बनाएंगे, आप हायर रैंक भी बना सकते हैं। जाहिर है आप 6 मेंबर से आप 7 मेंबर कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर आपके पास सिंपल अल्कीन है तो उससे आप डेफिनेटली साइक्लोप्रोपेन रैंक ही बनाएंगे। तो उसमें दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको साइक्लोप्रोपेन रैंक भी मिल रहा है और जो है यहाँ पे 7 मेंबर रैंक भी आपको मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये ब्रेक होके इधर आ जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इन दो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या सिचुएशन हो जाएगी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर जाएगा तो आपके पास ये वाला बॉन्ड आ जाएगा। नाउ दिस पोजीशन, ये वाला याद रखिएगा कि ये आपके पास अब ये पोजीशन है, ये बॉन्ड आप सिंगल हो रहा है, ये वाली पोजीशन। उसके बाद ये बॉन्ड आपका डबल हो रहा है, उसके बाद ये वाला बॉन्ड आपका सिंगल हो रहा है, यहाँ पे आपका बॉन्ड डबल हो रहा है, ये देखें डबल। तो उसके बाद आपका ये वाला जो कार्बन है ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन। ठीक है, ये कार्बन आपके पास यहाँ पे इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्ट अटैचमेंट थी उन कार्बन की आपस में, वो यहाँ पे यानी ये वाली अटैचमेंट क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब रैंक एक्सपेंड हो जाएगा, उसमें एक कार्बन का रैंक मेंबर में इजाफा हो जाएगा, 7 मेंबर रैंक आपके पास बन जाएगा। तो इस तरह आप इस कंपाउंड को, यानी ये वाला ओरिजिनल जो कार्बीन है उसके साथ जब आपने बेंजीन ट्रीट किया आपको ये मिला, इसके बाद आपने रैंक एक्सपेंशन की तो आपके पास ये 2Z 4Z 6Z इथाइल साइक्लोहेप्टा 246 ट्राई इन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ओके, next reaction of carbene is insertion reaction. This is one of the most common reaction of carbenes. Carbene can be inserted into different bonds. Most common insertion is CH insertion, यानी CH में कार्बीन आसानी से इंसर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड में इंसर्ट होते हैं, या कोई और हेटेरोएटम के साथ जिस तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनके साथ जो कार्बन का बॉन्ड होता है उसमें ये इंसर्ट होते हैं। OH बॉन्ड में इंसर्ट हो सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ बॉन्ड में इनके इंसर्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए आसानी से अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। इंसर्शन टू CH बॉन्ड, दिस इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ कार्बीन। CH बॉन्ड में जो कार्बीन इंसर्ट होता है, यानी इसमें जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। मिथाइलिन इज इन लिक्विड फेज इंसर्टेड टू ऑल टाइप्स ऑफ CH बॉन्ड अनसिलेक्टिवली। आमतौर पर क्या होता है कि लिक्विड फेज में ये रिएक्शन करता है और अनसेलेक्टिवली जो है ना वो मोस्टली जो है वो CH बॉन्ड में ये अपने आप को एडजस्ट करता है। उस अनसेलेक्टिवली का क्या मतलब है कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे, जिस तरह हेलोजिनेशन की हमने बात की थी फ्री रेडिकल में, कि वहाँ पे टर्शरी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, टर्शरी CH एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अब यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे यानी हम ये कहते हैं कि जो कार्बीन है वो इतना रिएक्टिव होता है कि उसमें उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब CH के ऊपर रिएक्शन करता है, और उसकी जो रेशियो बनती है प्रोडक्ट की उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, यानी ये वाला जो रिएक्शन है ये, इसमें कार्बीन सेलेक्टिव नहीं है, वो किसी एक पोजीशन पे सेलेक्टिवली रिएक्शन नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अनसेलेक्टिवली जब रिएक्शन करेगा तो उससे उसकी रिएक्टिविटी भी प्रूव होती है। दिस कैन बी प्रूव बाय रिएक्शन ऑफ मिथाइलिन विद 2-methyl ब्यूटेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-methyl ब्यूटेन के साथ जब हम मिथाइलिन का रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब याद रखिएगा कि आपके पास जितने किस्म के CH बॉन्ड होंगे उतनी किस्म का फिर आपके पास CH इंसर्शन पॉसिबल है, और उनमें से हर एक CH बॉन्ड में मिथाइलिन अपने आप को इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो 2-methyl ब्यूटेन लिया है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल, दिस इज CH, दिस इज CH2, दिस इज CH3, दिस इज आल्सो मिथाइल। तो अब यहाँ पे ये वाले तो दो सेम पोजीशन बन रही है, मीन कि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो अगर आप इधर इंसर्ट करें, ये इधर सेम प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो अब सबसे पहले हम जो है वो A को देखते हैं कि A के ऊपर अगर मिथाइलिन को आप इंसर्ट करते हैं, जब CH के ऊपर यानी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान मिथाइलिन आता है
तो ज़ाहिर है वो फिर उसके साथ हाइड्रोजन भी ऑलरेडी है, हाइड्रोजन के दरमियान वो आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान आ रहा है, तो वो मिथाइल ग्रुप आपको बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल का इजाफा हो जाएगा, यहाँ पे भी मिथाइलिन जाएगा, वहाँ पे CH इंसर्शन अगर हो रही है तो याद रखिएगा वो मिथाइल का इजाफा करेगा। अभी देखें ये मिथाइल का इजाफा, इधर आपके पास ये मिथाइल ग्रुप आ गया है, तो आपका प्रोडक्ट हुआ 3 मिथाइल पेंटेन। इसी तरह नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 के ऊपर इसको इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे एक CH बॉन्ड है, इसमें जब ये इंसर्ट होगा इधर मिथाइल आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप C पे हम इंसर्ट करें, इधर एक मिथाइल आ जाएगा। इस तरह D पे हम इंसर्ट करेंगे, इधर एक मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो है वो ये मतलब A वाले पे इंसर्ट किया हमने, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बना, B वाले पे किया, ये बना, C पे किया, ये बना, D पे किया, ये बना। तो उनके नाम भी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं कि इनमें से हर कंपाउंड का नाम डिफरेंट है। 3 मिथाइल पेंटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट नाम है। जब नाम डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इट मीन दे आर डिफरेंट कंपाउंड, तो आपको वेराइटी ऑफ कंपाउंड इससे हासिल होता है, क्योंकि ये अनसेलेक्टिवली जो है ना हर किस्म के CH बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन करता है। रेशियो को अगर प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व किया गया इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1:1.51, 1.22, 1.05 ऑलमोस्ट सब में 1:1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रेशियो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब ऐसा होता है जी कि 1:3:10 ये इस तरह की कोई सिचुएशन, तो फिर हम कहते हैं कि ये तो सिलेक्टिविटी आ रही है, यहाँ पे सिलेक्टिविटी नहीं है। आप देख सकते हैं रेशियो बहुत क्लोज है। ठीक है, रेशियो बहुत, प्रोडक्ट की रेशियो बहुत क्लोज है। अलबत्ता यहाँ पे थोड़ा सा टर्शरी में इसकी रेशियो ज़्यादा है, और सेकेंडरी वाले में थोड़ी सी सेकंड नंबर पे आ रही है, फिर उसके बाद ये थर्ड पे आ रहा है और ये 4 पे आ रहा है। तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, अगर सिलेक्टिविटी की बात की जाए तो कोई ख़ास इसमें सिलेक्टिविटी उस तरह नहीं होती। तो मतलब फिर भी किसी हद तक टर्शरी वाला जो है वो हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे वो फेवरेबल शो हो रहा है, लेकिन फिर भी रेशियो में वो डिफरेंस नहीं आ रहा है जो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं टर्शरी से। इन गैस फेज सम सिलेक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अगर आप रिएक्शन गैस फेज में करेंगे तो किसी हद तक सिलेक्टिविटी होती है। इन गैस फेज इंसर्शन टू टर्शरी CH बॉन्ड इज मोर फेवरेबल व्हाइल इंसर्शन टू प्राइमरी CH बॉन्ड। ठीक है, गैस फेज में जो टर्शरी पे इंसर्शन, जिस तरह प्रीवियस में भी हमने देखा, थोड़ी सी उसकी रेशियो ज्यादा थी, लेकिन वो डिफरेंस बढ़ जाता है अगर आप गैस फेज में रिएक्शन करते हैं तो। वो तो लिक्विड फेज में मैंने आपको बताया अभी। The selectivity of carbene is related to amount of excess energy then they possesses and to their spent state. अब जो सिलेक्टिविटी है वो किसके साथ रिलेट है, वो किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी के ऊपर, कि आपके पास जो कार्बीन की एक्सेस एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी वो रखते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उनकी स्पेन स्टेट क्या है, इन दोनों चीज़ों पे सिलेक्टिविटी भी डिपेंड करती है। as more selective less reactive, as more selective less reactive। ठीक है, यहाँ पे this should be reactive। ठीक है, इसको आप reactive कर ले। as more selective less reactive। ठीक है, रूल इज आल्सो एप्लीकेबल, यानी अगर आपके पास जो है वो ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कह सकते हैं मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, या मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव और मोर सिलेक्टिव लेस रिएक्टिव। है की बात है कि अगर आपके पास जो है वो मोर सिलेक्टिव है तो इट मीन वो लेस रिएक्टिव, अगर लेस रिएक्टिव है तो मोर सिलेक्टिव है। तो ये रूल आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगी कि अगर आपके पास कोई कार्बीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसमें सिलेक्टिविटी बहुत कम होगी, अगर वो लेस रिएक्टिव है तो उसमें सिलेक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे उस लिहाज से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिलेक्टिविटी इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है रिएक्टिविटी के ऊपर, और रिएक्टिविटी ज़ाहिर एक्सेस एनर्जी जो कार्बीन के ऊपर होती है उससे हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ इंजर्शन ऑफ कार्बीन टू CH, यानी जो CH इंजर्शन होगा वो किस तरह होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है। देयर आर 2 पॉसिबल मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म एंड स्टेप वाइज मैकेनिज्म। ठीक है, यह एब्स्ट्रैक्शन रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म। सेकंड इज एब्स्ट्रैक्शन रिकम्बिनेशन।
तो कंसर्टेड मैकेनिज्म या वन स्टेप मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, किस तरह होता है, यानी सी एच बॉन्ड इंसर्शन कैसे होगी, सी एच में कार्बीन कैसे इंसर्ट होगा। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि क्योंकि कंसर्टेड मैकेनिज्म है तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। इसमें क्या करता है कि कार्बीन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है, कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन और कार्बीन का बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। यानी जो कार्बीन होता है वो ओवरऑल अगर आप देखें तो कार्बीन का जो है चूंकि जो रिएक्शन है, अगर यहाँ पे कार्बीन का जो बॉन्ड कार्बन के साथ है वो बन रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो कार्बीन है उसने दो जगहों पे बॉन्ड बनाना है, उसने कार्बन के साथ भी बनाना है और उसने हाइड्रोजन के साथ भी बनाना है। तो अब कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड उसका बन रहा है, तो बनने वाले बॉन्ड को आप ट्रांजिशन स्टेट में डॉट से शो कर रहे हैं। ये भी बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक को भी डॉट से शो करेंगे। उसके बाद जब फाइनली ये बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा तो आपके पास ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। यानी ये कार्बीन वाले हाइड्रोजन हमने ये पिंक कलर से पर्पल कलर से आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। तो बाकी जो आपके पास जो है वो अगर आप देखें नेक्स्ट जो है वो जो हाइड्रोजन है ब्लैक कलर से जो आपको नज़र आ रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है इसके अंदर। तो इस सी एच के अंदर जो है ना मिथाइलिन ने अपने आप को एडजस्ट किया, अब मिथाइलिन इसके अंदर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इस तरह आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब चूंकि इसका बॉन्ड कार्बन के साथ भी बनना है, कार्बन के इससे ब्रेक होना है और इसका जो कार्बन है इस कार्बीन वाले कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का जो कि यहाँ पे था इस वक्त, अब इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा तो आप देखेंगे ये बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इनका बॉन्ड आपस में बनेगा तो ये बॉन्ड भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बीन होता है वो सबसे पहले जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और इधर से हाइड्रोजन रेडिकल को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में जब इसके पास आएगा तो ये मिथाइल की फॉर्म में मिथाइल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइलिन विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। इस तरह जो आपका यहाँ पे सी एच बॉन्ड है इसका भी फ्री रेडिकल बनेगा, यानी ये पेयर ऑफ फ्री रेडिकल बनेगा या डाई रेडिकल भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इधर आ रहा है, इधर से हाइड्रोजन इसको मिल रहा है। अब ये एब्स्ट्रैक्शन हो गई, एब्स्ट्रैक्शन किसकी हुई, हाइड्रोजन रेडिकल की। उसके बाद ये जो रेडिकल बनते हैं चूंकि ये जाहिर है आपस में कंबाइन हो सकते हैं तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है। इनके दरमियान यहाँ पे यानी बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास है इसके पास ये बॉन्ड बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब इसका प्रोडक्ट बन गया, यानी इंसर्शन कंप्लीट हो जाती है, तो वही प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अब इसमें आपने याद रखिएगा कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट विल लॉस्ट इन द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है वही प्रोडक्ट में हो, कॉन्फ़िगरेशन इसमें लॉस्ट हो सकती है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास फ्री रेडिकल बन रहा है। अब फ्री रेडिकल जो है वो ज़ाहिर है उसकी फिर किसी साइड से भी अटैक हो सकता है, तो डेफिनेटली जो है फिर आपके पास उसकी वही ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से फिर चांस जो है वो उस तरह नहीं रहते कि हम ये नहीं कह सकते कि वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी जो हमारे रिएक्टेंट के अंदर मौजूद होगी। तो अब जो ट्रांजिशन स्टेट वाला था उसमें तो चूंकि आपके ये जो कार्बन के बाकी जो बॉन्ड थे इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के चांसेस होते हैं कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन रिकम्बिनेशन में, एब्स्ट्रैक्शन में कार्बन हाइड्रोजन रेडिकल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, रिकम्बिनेशन में दोनों रेडिकल आपस में दोबारा कंबाइन हो जाते हैं। ओके, सिंगलेट कार्बीन अगर आपके पास होगा तो वो कंसर्टेड मैकेनिज्म आसानी से करेगा, ठीक है। और ट्रिपलेट कार्बीन होगा तो एब्स्ट्रैक्शन रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म के उसमें चांस होंगे, ठीक है। क्योंकि सिंगलेट कार्बीन जो है वो डेफिनेटली उसमें उसको स्पेन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही उसमें आके रिएक्शन करना होता है। तो वो डायरेक्ट जो है वो अपना बॉन्ड बनाएगा, उधर से हाइड्रोजन के साथ एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा, एक तरफ से कार्बन के साथ बनाएगा और जो है राइट ओरिएंटेशन पे यानी राइट स्पिन पे उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं और वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। और ट्रिपलेट कार्बीन में ज़ाहिर है टाइम दरकार होगा तो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्शन रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म होगा वहाँ पे।
अदर एग्जांपल, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंगलेट कार्बीन में कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा, कुछ जो सिंगलेट कार्बीन है उनमें एब्स्ट्रैक्शन रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जा चुका है, ठीक है। ओके, अदर एग्जांपल्स ऑफ CH इंसर्शन। CH इंसर्शन की कुछ और टिपिकल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो नेफ्थलीन। तो इसमें यानी नेफ्थलीन के इस रैंक को हमने सेचुरेट किया हुआ है, ये सेचुरेटेड रैंक है, ठीक है। तो अब इसके साथ यहाँ पे डिफरेंट CH बॉन्ड है, इधर भी है, इधर भी है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इस पे आप डाइक्लोरोकार्बीन इंसर्ट करेंगे तो आप याद रखिएगा वो जो CCl2 ग्रुप है वो इधर आ जाएगा, इस जगह पे हाइड्रोजन उसके कार्बन के साथ चला जाता है, यानी इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इधर अपने आप को ये एडजस्ट करेगा कार्बन, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन अगर आपके पास हो, यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप है, इथाइल है, मिथाइल है, फिनाइल है, तो अब टर्शरी पोजीशन में बन रही है। यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन आ रहा है, इस इधर अपने आप को एडजस्ट करेगा यहाँ पे, यानी आपका जो C है वो इस जगह पे आ जाएगा। C के साथ 2 Cl ऑलरेडी इधर से आ रहे हैं और एक H इधर है, तो H भी इसको मिलेगा, तो CHCl2 आपको बन गया, ठीक है। तो यानी जो आपके पास हाइड्रोजन था वो तो पहले से था, लेकिन CCl2 ग्रुप अभी इंसर्ट हुआ है। इंट्रामोलिकुलर CH इंसर्शन। अब कुछ केसेस में इंट्रामोलिकुलर CH इंसर्शन भी ऑब्जर्व की जा चुकी है। अब इंट्रामोलिकुलर CH इंसर्शन मोस्ट कॉमन है यहाँ पे, चूँकि मैंने आपको कहा है कि कार्बीन बहुत रिएक्टिव होता है, वो इनसाइड द मॉलिक्यूल भी CH बॉन्ड के साथ रिएक्शन कर सकता है, CH में इंसर्ट हो सकता है। तो एक डायजो अल्केन की एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। डायजो अल्केन है ये हमारे पास, इसमें सबसे पहले हम कार्बीन बना रहे हैं, ठीक है। कार्बीन को हमने जनरेट किया। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना 2 किस्म के हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये एक पर्पल पिंक टाइप जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, दूसरा जो है वो ब्लू जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है ना हम इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, ठीक है। मतलब निकालते नहीं है बल्कि इसमें हम इंसर्शन कर रहे हैं। तो इंसर्शन का क्या मतलब होगा कि जाहिर है जब ये कार्बन अपने आप को जो है वो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट इसने फिर बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये कार्बीन वाला कार्बन है, इसके साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इंसर्शन, ठीक है। ओवरऑल इसका चेंज इसमें क्या आएगी कि इसमें आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, मिथाइल नहीं बनेगा बल्कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यही कह सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर आप इसको इधर ले रहे हैं, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन या डबल 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू जिस तरह भी आप करें, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। तो दिस इज आल्सो CH इंसर्शन। ये हाइड्रोजन अब आपको इस कार्बन पे नजर आ रहा है, देख सकते हैं, दिस इज हाइड्रोजन। यहाँ ऑलरेडी आपके पास जो है ना एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, दिस इज एक्चुअली CH ग्रुप, दिस इज CH ग्रुप, यानी इस C के साथ एक H है और एक ये वाला ग्रुप मौजूद है। तो इधर इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन मैंने जो पहले से मौजूद था उसको मेंशन नहीं किया, लेकिन इसको मेंशन किया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इस पोजीशन पे भी इंसर्शन हो सकती है। तो जब यहाँ से ये इंसर्ट करेगा अपने आप को, यानी कार्बीन की इंसर्शन इस जगह होगी, इस CH बॉन्ड पे होगी, तो ये वाला हाइड्रोजन फिर आपके पास इस कार्बन के साथ आपको नजर आएगा, इसके साथ। ये देखें ये कार्बीन वाला कार्बन है, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, इसकी इंसर्शन हो गई, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो कि दैट इज फॉर्म बाय इंसर्शन टू बीटा CH, ठीक है। यहाँ पे अल्फा CH पे इंसर्शन हो रही है, दिस इज अल्फा CH, ठीक है। यानी कार्बीन के लिहाज से अगर आप देखें तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये अल्फा CH पे इंसर्शन हो रही है, ये बीटा CH पे, अल्फा CH पे इंसर्शन से ये प्रोडक्ट बन रहा है, बीटा CH पे इंसर्शन से ये प्रोडक्ट बन रहा है। Okay, highly stranded molecules may be formed by intramolecular CH insertion. तो इंट्रामोलिकुलर CH इंसर्शन से बहुत ही स्ट्रैंड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको भी बनाया जा सकता है, यानी वो भी बन सकते हैं। वैसे तो स्ट्रैंड मॉलिक्यूल का बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर CH इंसर्शन से आसानी से हम उन्हें बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कार्बीन है, इससे आप ये वाला कंपाउंड भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, जो कि तीनों जो कंपाउंड हैं हाईली स्ट्रैंड है, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला आपने कैसे बनाया, इसमें आपने यहाँ पे इस जगह पे इंसर्शन की है, ये सामने वाली साइड, ठीक है, यानी बीटा पोजीशन बन रही है, ठीक है, बीटा CH इंसर्शन।
तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये अल्फा सी एच इंजर्शन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि इसमें आपने यहाँ पे जो है ना ये इधर तो आपने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, यानी आपका ये जो कार्बन है, ठीक है, इस बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है इस कार्बन का डायरेक्ट आप इसके साथ, बल्कि यहाँ पे आपने क्या कि हाँ इसके साथ बॉन्ड बना लें, ठीक है। इसको जब आप इधर शिफ्ट कर लें, इसके इधर बॉन्ड बना लेंगे, तो आपके पास एक तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 ग्रुप है, दिस इज CH2, ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कि आपका रिंग कंट्रैक्ट हो जाएगा, रिंग कंट्रैक्शन हो जाएगी, यानी रिंग आपका जो है ना वो स्मॉलर साइज में आ जाएगी। 4 मेंबर रिंग और आपके पास 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। एनी हाउ तीनों केसेस में जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हाईली स्ट्रेंड है। इंजर्शन टू अदर देन CH बॉन्ड, इसके अलावा भी इंजर्शन हो सकती है NC पे, SH पे, ठीक है, SI, दिस इज स्मॉल आई, ठीक है, सिलिकॉन, SiH, CCl, CBr, CN, CO, CSI, 10 यानी SN में इंजर्शन हो सकती है, ठीक है, कार्बीन की। तो कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। CCl इंजर्शन यानी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के दरमियान भी कार्बीन इंसर्ट होता है। तो इसमें अब रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा यहाँ पे इसका मैकेनिज्म कि इसमें जो हेलोजन अगर आपके पास है तो उसमें लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो वो लोन पेयर सबसे पहले कार्बीन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो कार्बन है उस पर नेगेटिव आ जाएगा। फिर वो नेगेटिव वाला कार्बन जो है ना, वो जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो चूंकि पॉजिटिव हुआ है तो वो उस पर अटैक कर लेता है, तो क्लोरीन वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन अब फायर वाली साइड मीन के इस कार्बन के साथ आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्लोरीन इधर था, अब क्लोरीन इस कार्बन के साथ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो अब यानी बीच में ये आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बॉन्ड में यहाँ पे इसने अपने आप को एडजस्ट किया है, यानी Cr2 जो आपका ये वाला जो कार्बीन आपको जनरल कार्बीन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपने याद रखना है कि इसमें जो लोन पेयर होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो CCl में क्लोरीन है कि कोई भी हेटेरोएटम है उसका लोन पेयर इसमें सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करता है, फिर ये वापसी पे यानी ये वाला जो कार्बेनाइन टाइप जो बन जाता है ये इस कार्बन पे जिसके साथ हेटेरोएटम है उस पर अटैक करता है, फिर हेटेरोएटम वाला इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपके पास जो है वो इंसर्शन का फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। CO इंसर्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में बहुत कॉमन है ये, इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, जब ये कार्बीन पे अटैक करेगा तो जाहिर है मिथाइलिन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा और रिंग एक्सपेंड हो जाएगा। अब ये 5 मेंबर था तो ये 6 मेंबर रिंग आपके पास बन जाएगा, ठीक है, दैट इज टेट्राहाइड्रो 2H पायरेन बन जाएगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट इसका ये बन जाएगा, रिंग एक्सपेंशन इसके अंदर हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये वाला जो पोजीशन है CO, दिस इज C एंड दिस इज O, CO के दरमियान यहाँ पे आपको CH2 नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो CO इंसर्शन, दिस इज एक्चुअली CO इंसर्शन, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बीन आ रहा है। नंबर 3 इज स्केलेटल रीअरेंजमेंट, कार्बीन में स्केलेटल रीअरेंजमेंट भी होती है, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, इनमें से एक एग्जांपल ऑलरेडी हमने जनरेशन ऑफ कार्बीन में डिस्कस कर ली है, आर्न्ट एस्टर्ड सिंथेसिस, आर्न्ट एस्टर्ड रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक की स्टेप होता है जिसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है। वुल्फ रीअरेंजमेंट जो है वो एक कार्बीन का जो अल्काइल या एराइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर, वो हमने डिटेल से देख लिया, उस स्लाइड को आपने रिव्यू कर लेना है, वहाँ पे ये तमाम जो वुल्फ रीअरेंजमेंट उसको हमने डिटेल से देख लिया। तो एक एग्जांपल जो स्केलेटल रीअरेंजमेंट की है कार्बन की वो वुल्फ रीअरेंजमेंट है, ठीक है, ओके। अदर एग्जांपल्स ऑफ स्केलेटल रीअरेंजमेंट, इसके अलावा भी स्केलेटल रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसमें दिस इज जस्ट ए डायजो अल्केन टाइप कंपाउंड, डायजो अल्केन है ये आपके पास, तो डायजो अल्केन को आप सबसे पहले कार्बीन में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो N2 को निकाल दें, यहाँ पे नाइट्रोजन की फॉर्म में कार्बीन बन गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो गए इस कार्बन पे आएगा, जब ये इस कार्बन पे आएगा
तो डेफिनेटली इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो आप इस डायरेक्ट इस पे ला रहे हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये का वाला कार्बन इस वक्त ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। और ये कौन सा कार्बन है जिसपे मिथाइल भी अटैच है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो ये 4 मेंबर रिंग ज़ाहिर है रिंग एक्सटेंशन हो जाएगी, और उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड बना देगा, और आपके पास 3 इथाइल 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपके पास ये बनेगा। अगर आप ये यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये 3 मेंबर रिंग था, इसमें 4 मेंबर रिंग बन गया। रिंग एक्सपेंशन जो है इसके अंदर हो रही है, और आपको एक और प्रोडक्ट इससे मिल रहा है, इस डायज़ो अल्केन से ये वाला प्रोडक्ट, यानी 3 इथाइल 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूट 1 को मिल रहा है। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द डायज़ो अल्केन। डायज़ो अल्केन से सबसे पहले आपने कार्बीन बनाया, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला जो आपका बॉन्ड है, यानी जब आपने इसको निकाल दिया, ये कार्बीन है, ये बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली इस कार्बन के ऊपर जो है ना कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, ठीक है। जब इस पे नेगेटिव आ जाएगा तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला जो जाहिर है इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे यूज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है तो वो भी आप इधर दे रहे हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर जाएगा तो ये आपके पास एलीन बन गया, ठीक है। यानी जो आपके पास ये डायज़ो अल्केन है, इससे जो कार्बीन बनेगा, इस कार्बीन में जब आप स्केलेटल रीअरेंजमेंट करोगे तो आपके पास एलीन बन जाएगा, एलीन। ओके, नेक्स्ट है क्लोरो अल्कोक्सी कार्बीन, ठीक है। क्लोरो अल्कोक्सी कार्बीन में इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आर ग्रुप है ये माइग्रेट होके इस कार्बीन कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। जब ये नेगेटिव में आएगा ज़ाहिर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज जब इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे एसिड क्लोराइड बन जाएगा, यानी इस कार्बन के साथ आर आएगा, ये देखो इसके साथ आ रहा है, और इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखें डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का आर के साथ बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये देखें ब्रेक हो रहा है, तो आपको एसिड क्लोराइड। इसी तरीके से डायल्कोक्सी कार्बीन, इसमें क्या हो रहा है कि उसी तरह जो आर है वो कार्बन कार्बन पे आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, तो आपके पास एस्टर बन जाएगा। ओके, रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स, दिस इज द फोर्थ रिएक्शन ऑफ कार्बीन, ठीक है। तो इस प्रीवियस रिएक्शन में यानी हम क्या बना सकते हैं कि स्केलेटल रीअरेंजमेंट से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने एलीन बनाए, इसमें हमने 3 मेंबर को 4 मेंबर में चेंज किया, ठीक है। उस तरह हमने जो है वुल्फ रीअरेंजमेंट की, उसमें क्या हुआ कि हमारे पास कीटीन बनता है, जिससे हम ओवरऑल अगर आप उसकी कन्वर्जन देखें, उस रिएक्शन की एडवांटेज क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे में आप चेंज कर सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड को बीटा में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप एलीन बना रहे हैं, यहाँ पे आप एसिड क्लोराइड बना रहे हैं, यहाँ पे एस्टर बना रहे हैं। ऑल दीज आर एप्लीकेशंस। रिएक्शंस विद न्यूक्लियोफाइल्स, अब जानते हैं कि जो कार्बीन होता है, कार्बीन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज कार्बीन का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया है, ठीक है, ये कार्बन आयन है, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो जाहिर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव कार्बन आयन कार्बन को अगर आप प्रोटॉन दे दें तो इसकी प्रोटोनेशन कर लें, तो ये आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी जब ये इसके साथ आके रिएक्ट कर देगा तो इसको एक हाइड्रोजन की भी जरूरत है, वो भी इसको मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, 3 डाइल क्लोरो मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, उसके बाद एक और रिएक्शन है कि यहाँ पे आपके पास दिस इज लाइट, फास्फोरस लाइट। ये प्रीवियस कुछ जगहों पे हमने यूज़ किया था इसको, मैंने कहा था कि हमारे पास फास्फोरस लाइट भी होता है, सल्फर लाइट भी होता है, वैरायटी ऑफ फास्फोरस लाइट हम ले रहे हैं, जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और साथ ही जो फास्फोरस उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें ये एक इसकी रेजोनेटिव फॉर्म आप ले रहे हैं, दूसरी डबल बॉन्ड वाली भी होती है। नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बीन पे अटैक करेगा तो कार्बीन जो वाला जो कार्बन है उसके ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद जो है वो क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर होगा, और ये PPH3 यानी ट्राइफिनाइल फास्फीन, ठीक है।
ट्राइफिनाइल फास्फीन यहाँ से निकल जाएगा और ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, ठीक है, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास 1,1,1 डाइक्लोरोप्रोपानीन 2 आयल बेंजीन बन जाएगा। ओके, 2 आयल बेंजीन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है मिथाइल सल्फिनाइल मीथेन, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSOV, जो कि प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के तौर पर भी हम यूज करते हैं। तो इसको अगर आप डाइक्लोरोकार्बीन के साथ ट्रीट करें तो इसमें लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यानी ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो लोन पेयर इधर अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर आएगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऊपर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो सल्फर पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुए थे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वो खत्म हो जाएगा, उसका अपना पेयर इसके पास रह जाएगा, ठीक है। सल्फर के पास 2 पेयर है अभी इसके पास, ठीक है। यहाँ पे एक आपको मैंने इस नेगेटिव चार्ज से शो किया हुआ है, ठीक है, दूसरा ऑलरेडी यहाँ पे भी मौजूद है, उसको हमने मेंशन नहीं किया इधर, लेकिन ओवरऑल एक पेयर इधर से बहाल हो गया है, पहले से इसके पास मौजूद है 2 पेयर हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास भी होते हैं। और आपका डाइवैलेंट सल्फर बन गया, डाइवैलेंट सल्फर कंपाउंड, डाइमिथाइल सल्फेट, यहाँ पे डाइवैलेंट सल्फर है। तो साथ क्या बना, जब ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा तो फास्जीन गैस, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फास्जीन गैस आप इससे बना सकते हैं। इसका ये एक एडवांटेज है कि फास्जीन गैस आप इससे बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इंट्रोड्यूस किया इसके थ्रू। इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक और हेलोजिनेटेड कंपाउंड आप लेके आ गए, ठीक है, अल्काइल हैलाइड यानी डाई हैलाइड आपने यहाँ पे जमीनल डाई हैलाइड यहाँ पे आपने बना ली। तो ये बहुत सी एप्लीकेशन है इसकी जब आप न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बीन को रिएक्ट करवाते हैं। ओके, फिफ्थ रिएक्शन इज डायमराइजेशन, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट एप्लीकेशन क्या है इस रिएक्शन की कि इसमें हमारे पास डायमर बनता है, जो कार्बीन होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो जब उनके इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे देखें मिथाइलिन मिथाइलिन आपस में रिएक्ट करेंगे तो इथीन बन जाएगा। इसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी 2 देगा, तो इथीन बन जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो डायज़ोअल्केन टाइप जो है वो कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने एराइल कंपाउंड लिया है, ठीक है। ये अल्केन नहीं बल्कि हम इसको एराइन में कह सकते हैं, ये एराइल टाइप ग्रुप है यहाँ, ठीक है, एराइल ग्रुप है, ठीक है। अल्केन में अल्काइल ग्रुप जो है वो हम कंसिडर करते हैं। तो एनी हाउ रिएक्शन इसका बिल्कुल उसी तरह डायज़ोअल्केन की तरह है। तो यहाँ पे आपने मतलब इसमें जो नाइट्रोजन है उसको रिमूव कर देना है हीट या लाइट की मौजूदगी में, तो कार्बीन बन जाए उस जगह पे। अब उसके बाद ये एक मॉलिक्यूल आप 2 मॉलिक्यूल ये ले रहे हैं, ठीक है, हम इसको 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 कार्बीन बनेंगे, तो अब एक कार्बीन दूसरा आमने सामने आएंगे, तो ज़ाहिर है एक कार्बीन का दूसरे का जब वो आमने सामने इस तरह आएंगे तो आप उसमें डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज 9,9H फ्लोरीन 9 नाइडीन 9H फ्लोरीन, ठीक है। दिस इज जस्ट फ्लोरीन, ठीक है। अब आपके पास फ्लोरीन से ये कंपाउंड बन रहा है। ओके, नेक्स्ट इज साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन स्मिथ रिएक्शन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द नेम रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो है वो एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड यूज होता है जिसको साइमन स्मिथ रिएजेंट भी हम कहते हैं। तो ये रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ और एक 3 मेंबर रिंग बन जाता है, यानी दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 3 मेंबर रिंग, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो दिस इज ओवर रिएक्शन आयोडीन CH2ZnI, यानी 2 आयोडीन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको जब आप अल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे तो जिंक के साथ आयोडीन आ जाएगा, ZnI2 एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है और आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन के, इसमें 2 तरह के मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है,
और एक आपके पास जो है ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म यानी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो मल्टी स्टेप मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें ओवरऑल रिएक्शन जनरली दो ही स्टेप में होता है कि पहले में हमारे पास जो है मिथाइलिन बनता है, फिर वो मिथाइलिन अटैक कर लेता है और साइक्लोप्रोपेन बनता है। लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने ब्रीफली यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है तो ताकि आप इसको समझ लें। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कि जो ZnCH2I यहाँ पे मतलब ये जो कंपाउंड है जिसको साइमन स्मिथ रिएजेंट कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्लीवेज होती है, ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन में। तो इसका जो एक आयोडीन है वो एलाइड की फॉर्म में निकल जाता है, दूसरा भी एलाइड की फॉर्म में निकल जाता है आयोडाइड की फॉर्म में, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस पे आ जाता है, ठीक है। जब इस पे आएगा तो ज़ाहिर है ये मिथाइलिन बन जाएगा आपके पास, इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। ज़ाहिर है देखिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है, इधर से भी जा रहा है +2, तो ये +2 तो ज़ाहिर है -1 ये -1 ये, तो आपका जिंक आयोडाइड यहाँ से बन जाएगा और ये मिथाइलिन। अब मिथाइलिन जब इसके साथ ये कार्बीन अल्कीन एज न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये ज़ाहिर है इस कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो गया, इस तरफ जो बाण आपने ये वाला बनाया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा। इसी तरह सिंगल स्टेप मैकेनिज्म और ट्रांजिशन स्टेप मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो इसमें जो है वो जो साइमन स्मिथ रिएजेंट है उसको आप डायरेक्ट यानी बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग विल टेक प्लेस एट द सेम टाइम। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है कि अब चूंकि कार्बीन के जो कार्बन है उसके साथ अल्कीन ने बॉन्ड बनाना है, ठीक है, एक कार्बन के साथ भी बनाना है, यानी एक कार्बन के थ्रू भी बनाना है, दूसरे कार्बन के थ्रू भी बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा, ये इधर से जो डबल बॉन्ड वाला है वो इधर बना लेगा। तो जो आयोडाइड है यहाँ से आयोडाइड यानी आयोडीन आई नेगेटिव फॉर्म में जिंक पे चला जाएगा, तो जिंक पे +1 चार्ज आएगा। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन पेयर इसका इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है जिसने शेयर किया हुआ है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, +1 -1 मीन जिंक आयोडाइड यहाँ पे बन जाएगा, ZnI2 यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो है ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप देखें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है अभी आयोडाइड और जिंक, ये देखें इसको डार्क से हमने शो किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे दो हाइड्रोजन है जिनका बॉन्ड ना तो ब्रेक हो रहा है ना बन रहा है, वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखें एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन, इसको डार्क से शो नहीं करना आपको। इसी तरह इस कार्बन का इस कार्बन में यानी कार्बीन के कार्बन का इसके साथ अब बॉन्ड बनना है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड आपको नजर आ रहा है डार्क से, ये बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक बॉन्ड बनना है, ठीक है, जैसा इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये बन रहा है। तो जब ये रिएक्शन मतलब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है वो ये बनेगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जस्ट एक इमेजिनरी इंटरमीडिएट होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस एट द सेम टाइम, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल है, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म भी हो सकता है और सिंगल स्टेप मैकेनिज्म भी हो सकता है, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म कहते हैं। तो फायदा क्या है इस रिएक्शन का कि इसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग हम बना सकते हैं। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, थैंक यू।